आज से 15 साल पहले एक ऐसे परिवार में पता नहीं कैसे आयोजित कर लिया उन्होंने, हुए मृत्यु भोज। जिस परिवार की स्थितियां बहुत ज़्यादा विपरीत थी, जीवन मरण से संघर्ष कर रहे ऐसे परिवार के यहाँ हुए मृत्यु भोज की जो विसंगति है, उस पर 15 साल पुराना मेरा आलेख जल्द ही आपका मुंह मीठा होगा। उस पर चर्चा के लिए आयोजित आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा अभिवादन, प्रणाम, राम राम। तो शुरू करते हैं अपन इसको सेशन को। हाँ, उससे पहले मैं बता दूं कि वो जो परिवार है जहाँ मृत्यु भोज हुआ, छोटे छोटे बच्चे, विकलांग व्यक्ति, और गांव में एकमात्र ऐसा परिवार है जिसके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी कोई ज़मीन नहीं, जिसके नाम पर कोई ज़मीन का पट्टा नहीं, भूमिहीन। और जब कभी भी बीपीएल सेंशन की या कोई भी बात होती, पूरे गांव में सबकी प्रायोरिटी में पहले नंबर पर कहते यार, और उसको ज़रूर करना। किसी सहयोग की, किसी सरकार की सहायता की, किसी के आदमी को जब कुछ सुनाई देता तो क्या एक उसको उसमें शामिल कर लेना, आप लोग कैसे भी उसको शामिल करना। मतलब यूँ गाँव वालों की नज़र में कि बहुत ज़्यादा गरीब आदमी, कुछ लोग उससे भी शायद गरीब, परंतु उस पर ज़्यादा, क्योंकि एक तो विकलांगता और गरीबी, और उस स्थिति में कैसा मृत्यु बोध हो सकता है, उस पर अपन चर्चा का ये मेरा आलेख है, और अपन इसको अच्छी तरह से समझेंगे और आप लोग सुनोगे। तो मैं आपको एक निर्धनतम परिवार की कहानी कहता हूँ। बिना ज़मीन जायदाद के इस परिवार के मुखिया के पैर में 33 वर्ष की आयु में एक ऐसा फोड़ा हुआ जो कभी ठीक नहीं हो सका। बिल्कुल 33 साल की उम्र में कोई फोड़ा ऐसा हो गया कि पैर में, वो कभी ठीक नहीं हो सका। उस समय उसके कुल 2 बच्चे थे, एक लड़का 7 वर्ष का और एक लड़की 3 वर्ष की। अब उसकी पत्नी के ऊपर भार हो गया 3 लोगों का, 2 बच्चे और एक वो खुद, क्योंकि वो पैर से विकलांग हो गया। जवानी की उम्र में ही वह काम करने लायक नहीं रहा। उसकी पत्नी मेहनती व हिम्मतवर थी। भाई घर में ज़मीन नहीं, इसलिए उनका सिर्फ एक ही काम मजदूरी पर जाना, कहीं भी जाओ, जहाँ भी मजदूरी मिल जाए, मजदूरी के अलावा। और ये कोई गाँव की जो मजदूरी जो फिक्स नहीं है, न रेटें फिक्स है, न कहाँ जाना है, किसके जाना है, इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। ये नहीं है कि कारखाने के लेबर की तरह कुछ ऐसा हो, उसका सिस्टमेटिक ढंग हो, वैसा भी कुछ नहीं। मजदूरी मिल जाए तो सामान खरीद के ले आओ, नहीं मिले तो सामान खरीदना भी मुश्किल। तो ऐसी स्थिति। उसकी पत्नी मेहनती व हिम्मतवर थी, जो अकेली गत 13 वर्षों से अपने 2 हाथों से परिवार का पेट भरने के साथ साथ उसके लिए हल्की फुल्की दवाई का प्रबंध भी करती रही थी। इस दरमियान उसने 2 और बच्चों, एक लड़का व एक लड़की को भी जन्म दिया। भूमिहीन बीपीएल परिवार होने की वजह से उसको 20 गुणा 24 फुट के पुश्तैनी प्लाट में इंदिरा आवास से मकान बनाने में मदद मिल गई। प्रतिवर्ष, हाँ एक और है, इसके घर में किसी की ऐसी आदत नहीं थी कि कोई किसी प्रकार का नशा पता करना पड़े। प्रतिवर्ष ईंट भट्टे पर कमाने जाने वाला ये परिवार मुखिया के पैर की बीमारी बढ़ने से फरवरी 2005 में समय से पहले ही गांव लौट आया। मुझे आकर हनुमानगढ़ के अस्पताल की पर्चियां बताई। उन्होंने बताया हनुमानगढ़ में ईंट भट्टे पर काम करने गए थे, परंतु बीच में छोड़ के आना पड़ा। पर्चियां बताई तो मैंने गांव के चिकित्सक महोदय की सलाह लेकर इन्हें नागौर भेज दिया। नागौर में 2-3 चक्कर लगाने के बाद अधिक आग्रह करने से एक दिन मैं भी इनके साथ नागौर गया और सर्जरी की मुखिया, कोई महिला मुखिया थी सर्जरी की, से दर्द की अधिकता के मद्देनज़र भर्ती करने की गुहार की, जिससे भर्ती कर लिया गया। 8-10 दिन बाद ही यहाँ वालों ने जोधपुर रेफर करके अपना पिंड छुड़ा लिया।
नागौर वालों ने जोधपुर रेफर कर दिया। हम जोधपुर गए, वहाँ के न्यूरो सर्जरी विभाग ने भी कुछ ज़रूरी जांचें करके दूसरे दिन ही जयपुर रेफर कर दिया। बीपीएल परिवार होने से अधिकतर दवाइयाँ तो निःशुल्क मिल रही थी, फिर भी जयपुर जाना, जैसे तैसे जयपुर के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की। किसी व्यवस्था के चलते मैं जयपुर नहीं जा पाया, अतः मैंने उन्हें एसएमएस जयपुर में नियुक्त एक परिचित रेजिडेंट डॉक्टर सेवाराम जी सिलगावा से बात की करके उनके पास भेज दिया। उनके प्रयासों से जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग ने उसे भर्ती कर लिया, जहाँ उसका एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करके 7 दिन में ही छुट्टी दे दी गई। 15 दिन बाद दोबारा दिखा कर आ गए। 2 महीने बाद उसका पैर सड़ने लग गया। पैर जो सड़ने लग गया मतलब बुरी तरह से, बदबू और मारने लग गया, जिससे वह रात और दिन मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगा। 24 घंटे रोना, पता नहीं नींद कैसे आती थी, नींद का कोई अता पता ही नहीं। पूरी रात एक समान रोने लगा। पूरे गांव भर में रात के सन्नाटे को तोड़ने के लिए उसकी चीखें पर्याप्त थी। पूरे गांव के इस कोने से उस कोने तक चीखें सुनाई देती लोगों को। तो गांव में लोगों को बड़ा यूँ अड़चन महसूस होने लगी, ये क्या मामला है। बहुत दूसरे लोग भी परेशान होने लग गए, लोगों की नींद हराम हो गई। मेरा उस घर से लेन देन था, अतः मुझे आकर कहने लगे, अब लोग मुझे भी आकर कहने लगे कि कुछ तो करो। दर्द की असहनीय पीड़ा के मद्देनज़र जयपुर का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा। जयपुर में 3 दिन तक एसएमएस के गलियारों में वो चीखता रहा, परंतु भर्ती न करवा पाने के संबंध में मैंने उन्हीं परिचित डॉक्टर से बात की। उन्होंने पहले भी काफ़ी मदद की थी। उन्होंने बताया कि इसका इलाज संभव नहीं है। मैंने कहा यार अस्पताल में भर्ती तो करवा दो, इस हालत में भी वरिष्ठ चिकित्सकों का दिल नहीं पसीजता क्या? कम से कम इसका रोना तो बंद करो। उन्होंने कहा कि हम लाचार हैं, मौत के अलावा कोई दवा नहीं है जो इसकी चीखें बंद कर दे, इसलिए इसे भर्ती करना संभव नहीं है। एसएमएस अस्पताल पूरी तरह से भर्ती करने से इनकार कर रहा था कि भर्ती नहीं किया जा सकता। अस्पताल में ऐसा कोई वार्ड नहीं जहाँ 24 घंटे चीखने वाले मरीज को रखा जा सके। इस बार वापस फ़ोन आने पर वो लोग पीसीओ से फ़ोन करते थे मेरे यहाँ। मुझे तो आने पर मैंने उन्हें गांव बुला लिया। यहाँ आने पर दिन में 4-5 बार दर्द के इंजेक्शन लगवाए जाते रहे। दिन में 5-6 बार दर्द के इंजेक्शन लगाते, उससे भी कोई बड़ी राहत नहीं मिलती। कुछ चीख ज़्यादा जोर नहीं देती, छोटी चीख लगाते रहता। इनके जिनसे मात्र आधा घंटे नहीं करे तो क्या करे आदमी। वो हाथ जोड़ता, चीखते चीखते ही रुक जाता, हाथ जोड़ता कि बस मार दो मुझे। मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा कहकर मुंह फाड़ कर रोने लगा। पहले तो वो हाथ जोड़ करके कहता कि कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई सुई लगाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, और फिर वो मुंह फाड़ के बुरी तरह रोने लगता। पर अब ऐसा इंजेक्शन कौन दे, कैसे दे, किस कानून के तहत दे, बड़ी मुश्किल का मामला था। करें क्या? तो जाना भी उचित नहीं लगता कि जाके देखे तो क्या करें। मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा कहकर मुंह फाड़ कर रोने लगता। 2 महीने बाद कमजोरी से उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ते पड़ते रुक सी गई। कमजोरी इतनी हो गई कि चीख करे तो करे कहाँ, उसके लिए एनर्जी नहीं थी चीखने के लिए। तो धीरे धीरे धीमी पड़ी और फिर चीखें बंद हो गई। दर्द वैसा का वैसा, पर चीखें बंद। फिर शरीर बदबू मारने लगा, शरीर की बदबू बाहर तक आने लगी, दूसरों को भी। बड़ी मुश्किल, करें क्या? बदबू मारने लगा। उसके साथ साथ परिजनों की दशा भी खराब हो गई। अब घर वालों की भी हालत खराब। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? इसके 15-20 दिन बाद वह चल बसा। तीसरे दिन रात के 9 बजे सिर पर कपड़ा ओढ़े नंगे पैर उसका लड़का मेरे घर पर आया। वो लड़का आया मेरे घर पर और बोला रुपयों का प्रबंध करना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट ना दे दी।
मैंने कहा कि तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के मद्देनज़र लोग मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, कोई खाएगा नहीं तुम्हारे घर पे। तुम्हारी हालत क्या है भाई? जब दाने नहीं मिलते, कई बार रोटी नहीं मिलती घर में, भूखे सोना पड़ता, हालत बहुत ख़राब थी घर की। और ऐसी परिस्थिति में आपके घर पे खाना कैसे? क्यों? हर कोई मानता था कि बहुत ज़्यादा गरीब है, पूरा गांव ये मानता था कि बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब ये। तो मैंने कहा नहीं खाएंगे। उसने कहा कि आप जिनकी नहीं खाने की बात कर रहे हो उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। अब ये 20 वर्ष का लड़का था, बोला कि उन लोगों ने ही मुझे जो है कहा कि भाई तू वहाँ जा और ये इतना प्रबंध करना पड़ेगा। उन्होंने ही मुझे भेजा है, मना तो कोई नहीं कर रहा है, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि भाई नहीं करेंगे, तुम्हारे यहाँ पर कोई नहीं खाएगा, तुम्हारी हालत कैसी है, परंतु मना तो कोई नहीं कर रहा है। वो बोला। और 46 वर्ष के नितांत गरीब व्यक्ति की मौत पर उसके घर में नुक्ती व सब्जी पूड़ी की व्यवस्था हुई। मैंने उनसे किनारा कर लिया, फिर भी व्यवस्था हुई नुक्ती और सब्जी पूड़ी की, जिसे लोगों ने चाव से खाया। एक भी माई के लाल ने मिठाई खाने से इनकार नहीं किया। देखो घटना और अलग तरह की बनेगी पूरी की पूरी। ये वार्ता जो है आगे देखेंगे आप तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे इसे सुनने के लिए। एक भी माई के लाल ने इनकार नहीं किया। इस मौसर के 3 दिन बाद ही उसके 12 वर्ष के लड़के को, मौसर के तीसरे दिन ही 12 वर्ष का जो छोटे वाला लड़का था उसको किसी के साथ हैदराबाद भेज दिया गया, जहाँ वह हलवाई के यहाँ काम करने लगा। सिर्फ 3 दिन बाद। 3 दिन पहले तो उसके घर में हलवाई आया था, 3 दिन वो बाद हैदराबाद में हलवाई के लिए नौकरी, हलवाई के वहाँ काम करने। उम्र क्या उसकी बच्चे की? 12 वर्ष थी शायद उस वक्त। तो उसको हलवाई के यहाँ भेज दिया, बहुत छोटी उम्र है, काम करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ वह एक हलवाई के यहाँ काम करने लगा। उसकी पत्नी, बड़ा लड़का, वह दोनों लड़कियाँ महीने भर बाद हनुमानगढ़ के ईंट भट्टे पर कमाने चले गए। उनको 1 महीना रुकना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग इस लालसा से आते रहते हैं कि कोई नुक्ती थोड़ी बहुत बची होगी तो हम खाएंगे, चाय भी पिएंगे, और इस प्रकार बैठने आते हैं। महीना भर घर को बंद नहीं कर सकते। एक छोटे लड़के को जरूर उन्होंने, वो 12 वर्ष का था, उसको मजदूरी पे भेजा। वो महिला बहुत मजबूत थी कि कमाना पड़ेगा, लोगों के रुपये ला कर नहीं खा सकते हम। इस प्रकार नैतिक दृष्टिकोण उसका बहुत तगड़ा था। तो उसने 30 दिन अपने उस छोटे वाले लड़के को कि भाई 12 वर्ष का लड़का है, कोई भी बैठना आएगा तो बड़ा वाला लड़का है, बच्चियां हैं और मैं हूँ, अब बैठने महीना भर पहले घर बंद नहीं कर सकते। तो उसने उसको एक लड़के को वहाँ भेज दिया। और 1 महीने बाद वो लोग भी हनुमानगढ़ के ईंट भट्टे पर कमाने चले गए। 8 महीने बाद हैदराबाद वाले लड़के के एक फ़ोन ने मुझे काफ़ी कुछ सोचने को विवश कर दिया। हैदराबाद वाले जो बच्चा हैदराबाद गया था 12 वर्ष वाला, 8 महीने बाद उसका एक फ़ोन आया और उस फ़ोन ने मुझे मतलब रुआंसा सा कर दिया, मेरी हालत ख़राब कर दी। सोचने पर मजबूर कर दिया, हाँ मुझे सोचने पर विवश कर दिया। वह रुआंसा होकर वो फ़ोन पर रोने लगा कि मेरी माँ का फ़ोन आया क्या। वो पूछ रहा है कि मेरी माँ का कोई फ़ोन आया क्या। मैंने कहा कि इन दिनों में तो नहीं आया, तू रो क्यों रहा है। इस पर उसने कहा कि मुझे जला दिया, मुझे जला दिया। मतलब बच्चा था 12 वर्ष का बच्चा, 8 महीने ज़्यादा समझ लो, ये लगभग उम्र थी उसकी। मुझे जला दिया है, मैं कुछ समझा नहीं। तो उसके साथ के आदमी ने बताया कि 10 दिन पहले हलवाई मैंने गुस्से में झारे से गरम तेल के छींटे इसमें उछाल दिए थे, फपोले हो गए थे, अब तो ठीक है। वो इसमें काम करने में कोई गलती हो गई,
हलवाई भी फिर भट्टी के पास तपा हुआ रहता है, गर्म रहता है। चूक हो गई बच्चे से, 12 वर्ष का बच्चा, कहीं भूल चूक हुई, कोई गलती कर दी तो कोई नुकसान हो गया होगा हलवाई को एकदम से। बहुत वो भी हलवाई पसीने से तरबतर परेशान जीव, और वो ध्यान नहीं रखा उसने, और वो झारे में पानी, तेल गर्म था या घी गर्म था, बहुत गर्म होता है, तो उसने झारे का छांटे मार दिए उस पर, तो उसके फपोले पड़ गए। हलवाई ने गुस्से में झारे से गर्म तेल के छींटे उसमें उछाल दिए और फपोले हो गए थे। अब तो ठीक है। इतने दिन 10 दिन पहले की घटना है, पर वो लोगों ने फ़ोन उसको करने दिया। फ़ोन तो जब थोड़ा ठीक होगा तब उसने कहा भाई मैं फ़ोन करता हूँ मेरे गांव में। अपने माँ बाप को, तो माँ भाई को तो वो कर नहीं सकता, क्योंकि वैसी व्यवस्था उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन बहुत गिनी चुनी जगह पर थे, और लैंडलाइन फ़ोन भी न हलवाइयों के पास ज़्यादा थे, न वहाँ भट्टे पर हो तो कौन इधर उधर नंबर दे, इतना भी बड़ा मुश्किल मामला है, और कौन बात करवाए इधर उधर, तो वो तो उसके पास व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ मेरा ही नंबर था, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन करने का, चाहे मेरे भी घर के लैंडलाइन पे ही करते थे। अब तो ठीक है। मैंने कहा कैसी विडंबना है कि अच्छे खासे लोगों ने अपने घरों में अनाज होते हुए भी इनके यहाँ मिठाई बनाकर खाई थी। यहाँ तो अनाज ही नहीं, कहीं घर में कहीं कुछ नहीं, और पढ़ने लिखने की उम्र में 12 वर्ष का ये लड़का इतने महीनों से परिजनों से हजारों किलोमीटर दूर नरक भोग रहा है। ये अगर नहीं खाते, क्योंकि वो खाने के बाद उसकी माँ, मैंने बताया आपको, बहुत नैतिक रूप से मजबूत थी। इतना कर्ज हो गया है और ये कर्ज उतारना है जल्दी, तो इसके लिए उसने कर दी व्यवस्था अपनी। जो अब करे क्या, जो उनके हाथ थे, जो उनका शरीर था, उससे काम करें ताकि कर्ज चूके कैसे ही करके लोगों का। एक दिन उसके दूसरे भाई का, जब जमीन जायदाद हो तो लोग जमीन जायदाद बेच देते, पर इनके पास तो कोई चारा ही नहीं था, एकमात्र शरीर था अपना। एक दिन उसके दूसरे भाई का हनुमानगढ़ से फ़ोन आया, बोला मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। उसने फ़ोन किया कि मेरी माँ का एक्सीडेंट, उधर वहाँ फपोले पड़ रहे हैं, इधर कह रहा है मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो बोला मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया जिससे पैरों में काफ़ी चोट लगी है। फिर मैंने महीने भर बाद में उनका परिवार गांव आ गया। महीने भर वो लोग आ गए। घर आने पर मेरी पत्नी ने उस महिला से पूछा कि आपके पैर कैसे हैं। वो बोली पैरों की बात छोड़, मैं तो कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मेरे तो कोई और भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है, पैरों की तो बात ही छोड़ दे। गर्भाशय के कैंसर की इस बीमारी के क्रम में भी नागौर के बाद हम जोधपुर गए, जहाँ उन्होंने इस बार बीकानेर के लिए रेफर किया। जोधपुर से नागौर के बाद हम जोधपुर गए, जहाँ उन्होंने इस बार बीकानेर के लिए रेफर किया। जोधपुर से आकर मैंने कहा कि कैंसर का इलाज तो मुश्किल है, बीकानेर जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैंने कहा भाई जाओ तो मतलब नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि बीकानेर से कोई इलाज हो जाएगा। कैंसर लाइलाज बीमारी है, मतलब वो मरा, इसको भी मरना तय हो गया। अब ये बच्चे, अब मृत्यु भोज वाले तो इंतजार ही कर रहे हैं कि भाई ये मरे तो भी ठीक, कुछ तो मिलेगा। मारते तो नहीं है, पर मरने के बाद रेडी है, खाने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं, धरना दे देते हैं पूरा, और खाने पीने का प्रबंध करने की कैसे भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो इसके 3-4 दिन बाद बीकानेर जाने का कोई फ़ायदा होने वाला, मैंने उनको जोधपुर से आते वक्त रास्ते में मना कर दिया और घर पे बिठा दिया कि बीकानेर से कोई मतलब नहीं है। इसके 3-4 दिन बाद मेरी पत्नी ने कहा कि क्या पता उसका इलाज हो जाए, आप क्यों मना करते हो। घर पे समाचार हुआ, पता चला कि इन्होंने मना कर दिया, तो बोले आप क्यों मना करते हो, क्या पता इसका इलाज हो जाए, या आज तक जैसे तैसे भी आपके पैसे चुकाती आई है,
जिंदा रही तो चुकाएगी, नहीं तो लड़के कमा कर देंगे, क्या पता बच्चों के भाग्य से बच जाए। मैंने कहा कि इलाज हो जाए तब तो अच्छी बात है, भेज दो। मैंने कहा भाई हो जाए तो कोई बात नहीं, भेज दो, बाकी मुझे नहीं लगता इलाज होगा। उसके बाद आज तक उनके बीकानेर के 7 चक्कर हो गए। मेरे गांव से बीकानेर जाने आने के 7 चक्कर उन लोगों के हो गए। मैं तो गया नहीं बीकानेर उनके साथ, मेरा तो इधर जोधपुर का ही रूट रहता है ज़्यादा। चक्कर हो गए। महीने भर पहले वहाँ उसे रक्त की ज़रूरत पड़ी, महीने भर पहले वहाँ पर रक्त की ज़रूरत पड़ी, महिला को रक्त देना है। मुझे पता चला कि उन्होंने 2000 रुपये में खरीद कर इसकी व्यवस्था की है। ये जो गिद्ध बाद में खाते हैं, ये रक्त वक्त किसी को नहीं देते हैं, ये तो खाते हैं सिर्फ। 2000 रुपये में व्यवस्था की। मुझे हैरत होती है कि भाईबंद या रिश्तेदार मिठाई के वक्त तो जुट जाते हैं, कोई इतना सा रक्तदान भी नहीं कर सकते। मैंने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसको रक्त की आवश्यकता है। मैंने कहा 2000 रुपये बिना मतलब उनको खर्च हो गए, मुझे बताती कि उनको ज़रूरत है। इस पर उसने कहा कि इसके बेटे ने तो रक्तदान के लिए आपका ही कहा था। इसके बेटे ने तो कहा था कि भाई मास्टर जी को कह दो, वो रक्तदान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उनको पता है कि वो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। मैंने आपसे बताया नहीं, आपने इससे पहले फला मेघवाल को खून दिया था और उसके बाद से ही इतने पतले पड़ते जा रहे हो, और वह बच्चा भी नहीं है, वो बच्चा भी नहीं, वो भी मर गया, और आप भी बिना मतलब कमज़ोर हो गए। इनका अपनी साइकोलॉजी है अनपढ़ लोगों की कि रक्त देने से कोई पतला पड़ता है या कमज़ोर पड़ता है। वो बच्चा भी नहीं। मैंने उससे कहा कि मेरे रक्तदान करने से कोई बचता भी होगा, कोई तो बचता भी होगा, और तू क्या सोचती है कि मैंने इसके बाद रक्तदान किया ही नहीं। मैंने कहा भाई तू ये सोचती होगी कि मैंने रक्तदान नहीं किया कहीं, वो तो ठीक है गांव का था, परिचित था, या बात आ गई आपके पास, कभी बात भी नहीं आती है। रक्तदान तो मैं और भी करता हूँ, तो और तू क्या सोचती है कि मैंने इसके बाद रक्तदान किया ही नहीं। वह बोली इनके रिश्तेदार तो ऐसा करते ही नहीं, यहाँ तक कि उस महिला ने अपने लड़के को पहले ही ना दे दी कि तू रक्तदान मत करना। ये अनपढ़ लोगों में बड़ी ऐसी साइकोलॉजी है कि वो किसी को कर नहीं देते, अपने उनको मना कर देते हैं। जवान लड़कों को, जवान आदमियों को भी मना करते हैं, नहीं नहीं कमज़ोर पड़ जी, पैसे दे दो, पैसे चाहे कहीं से भी ऋण ले आओ। ये पता है, अब पैसे देकर ऋण लेकर के और वो जो रक्तदान इस प्रकार की स्थितियाँ करते हैं लोग, तो पहले ही ना दे दी। उसने अपने लड़के को पहले ही ना दे दी कि तू रक्तदान मत करना, कमज़ोर है, तेरे पेट की बीमारी है। वह तो अभी जवान है, पेट की बीमारी कौन सी बड़ी बीमारी है। पिछले 20 दिन से वह महिला बीकानेर के कैंसर अस्पताल में भर्ती है। उस रक्तदान के बाद ये चर्चा हुई और 20 दिन से अभी भी वो रेगुलर वहाँ एडमिट है बीकानेर के कैंसर अस्पताल में। एक दिन मेघवालों के मोहल्ले से गुजरते समय किसी ने मुझे पूछा, मैं रास्ते से चल रहा था, नागौर जा रहा था, और उन दिनों मैं मृत्यु भोज के खिलाफ उस कार्यक्रम आंदोलन में ला था। वो पति मरा उस समय आंदोलन में नहीं था, पर इस बार ये आंदोलन में जुटा हुआ था, पूरे हम वो कर रहे थे। गुजरते समय किसी ने मुझसे पूछा कि बीकानेर से क्या समाचार है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, फिर भी मेरे मुंह से सीधा यही निकला कि जल्द ही आपका मुंह मीठा होगा। ये मेरा शीर्षक भी इस आलेख का। मैंने कहा जल्द ही आपका मुंह मीठा होगा। वो आदमी एकदम मुंह उतर गया उसका। मैं क्यों मीठू मुंड हुई था, भेगो ही डरो मत, ऐ हम चाह रहा है बीकानेर का। क्यों समाचार मेरे घर पे ही आते थे, वो लैंडलाइन से जो बात होती थी, और इनको तो किसी को पता नहीं रहता था। 20 दिन हुए, 5 दिन हुए, 10 दिन, जो भी समाचार ये मेरे घर से ही, इनसे संयोग से मुझसे पूछ लिया। मेरी पत्नी से इन लोगों से पूछते तो ये बता देते कि भाई ये समाचार है, फोन आया है, परसों आया है, कल आया है। परंतु मुझे पूछा तो मेरे मुंह से यही निकला कि बेगो ही था को मुंडो मीटू जी, जल्दी। तो अब क्या
इस पर आया है वो देख लेते हैं अपन। आपकी तरफ से जो बातें आई है, मतलब इस प्रकार की वैसे यहाँ तो किसी को छोड़ा ही नहीं जाता। अब नुक्ति की जगह कुछ और खा लो, थोड़ा बहुत खाए बिना कोई जाना नहीं चाहता इसी जगह पर। जगह से घर कैसे जाएगा, नहीं खाएगा। हाँ, सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। हम नमस्कार सभी कर रहे हैं, हो गया सबको। हाँ, ये तो फ्रंट कर दिया मैंने। हाँ भाई, जोधाराम जी नानिया कह रहे हैं सरकार के आदेश के बाद काफ़ी प्रभाव पड़ा है सर जी। भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता। 2-3 दिन तो उनकी प्रेमाराम जी की 2-1 दिन पोस्ट आई 3 दिन तक कि उन्होंने, हालांकि हो सकता है लोग करते होंगे कंप्लेंट के बिना बहुत कम असर पड़ता है। कंप्लेंट के बाद भी आधा अधूरा होता है, भाग दौड़ होती है। रात के अंधेरे में थालियाँ लिए लिए इधर उधर दौड़ते हैं, कुछ खा पाते हैं, कुछ बिना खाए रह जाते हैं। तो वो काफ़ी मतलब उनके बिगाड़ा ज़रूर हो जाता है, और बिगाड़ा होने से ये लोग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगे। पुलिस का डर, पटवारी जी का डर, सरपंच का डर या किसी और का डर, इस प्रकार की सारी जो बातें हो रही है, जब कंप्लेंट होती है तो ज़रूर, अब खर्चा ज़्यादा होता है कि कम होता मैं इसकी नहीं कहता। हो सकता है कोई किसी को पैसे देने ही पहुंच जाए कहीं इधर उधर। ये जो मृत्युभोज के कलाकार हैं, पंच लोग, ये भी कह दे किसी को कि 20,000 मुझे दे दो, 50,000 मुझे दे दो, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। झूठा सच्चा कहते। हालांकि वाकई मेरी ये मान्यता है कि कोई अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेकर मृत्युभोज नहीं करवा सकता। अगर ऐसा कहीं मिलता है आप बताइए। हाँ, तो जो भागदौड़ होती है, कुछ लोग खा पाते हैं। जैसे रात को आधी रात को करना शुरू किया आजकल। अब आधी रात को बताओ, जो बच्चे कुछ खा पी करके सो गए, बच्चों को, स्त्रियों को कौन जगा करके वापस जा करके वहाँ वो जो रेडीमेड कहीं से नुक्ती मंगा रहे हैं, रात को कहीं हलवाई को फ़ोन करते हैं और वहीं से बना के, और सीधी एकदम से इधर से नुक्ती पहुँचती है, उधर से लोग पहुँचते हैं थालियाँ लेके, और एकदम से थालियों में नुक्ती फेंकी जाती है और वो खा खू के। अब बताओ, काफ़ी लोग कम हो जाते हैं इतना होते हैं तो। तो प्रभाव तो पड़ा, कोरे सरकारी आदेश से प्रभाव पड़ने वाला तो बहुत ही कम, बहुत छोटा प्रभाव। हाँ, प्रशासन की धमकी आ जाती है, प्रशासन पाबंद कर देता है इन लोगों को, उन मृतक के परिवार के लोगों को, और वहाँ आकर के कुछ अलग अपने हिसाब से बात कर लेता है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जागरूक से जागरूक व्यक्ति अपने घर में इसको बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं कर सकता बंद। हवा सिंह जी सारण, गुरुजी इतना क्या हो गया, आपके लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं। अरे हवा सिंह जी सारण, आप सही कह रहे हो, आपको पता नहीं। आपके जब बंद हुआ था शुरुआत में, भाई जितने भी साल पहले, उस समय ये परिस्थितियाँ वहाँ भी रही होगी निश्चित रूप से, क्योंकि इस जगह पर जाने वाला व्यक्ति बिना खाए कभी घर पे गया नहीं, तो वहाँ जाते ही वो बिना खाए उठ करके उस जगह से बाहर नहीं निकल पाता, उसकी दशा खराब हो जाती है। और उसमें भी जैसा उसको मिलता उसके हिसाब से आगे बातें भी करता। लोग पूछते हैं कहीं हो आज, कहीं गए हो, आज कहीं गए, बड़ा यूँ मतलब ये उन कौओं की तरह, गिद्धों की तरह कुछ भी कह दो इनको, बस ये हालत है इनकी, ऐसी बातें करते हैं। अब बताओ, खिलाने वाला भी कुछ नहीं खिलाए, वहाँ वो पूछे आज कहीं खाए हो, अब वो क्या बोले, उसको कुछ मिला ही नहीं खाने को, क्या कहे वो गुस्सा करे, वो क्या कहे उस आदमी को, क्योंकि वहाँ जाके तो खा के तो आते ही हैं सभी। ये कैसे हो गया, बिना खाए हो यार,
फिर तो देख लो आप क्या हालत होती है। तो आवाज सिंह जी, हमारे यहाँ तो अभी तक तो 100% जहाँ भी जाता है खाने को मिलता है। इवन मैं बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल नव युवती जिसकी शादी को 8-10 साल हुए हैं, वो करंट आकर के ख़त्म हो गई और 5 लाख रुपया बिजली विभाग ने कहा और कुछ वादे हुए, परंतु वो सारी बातें हुई पर वो भी अभी तक नहीं मिला। और बाद में लॉकडाउन हो गया, अभी उनके घर पे मिला, मुझे मिलना हुआ, बोले अभी वो रुपये नहीं आए। मैंने कहा भाई ये तो बात खराब है, मैं तो सुन नहीं पाता अधिकारियों से बात, कोई और लोग करें तो मैं तो कर नहीं पाऊँगा, मैं तो क्या करूं। देखें सरपंच साहब से, इन लोगों से कहते हैं कि कुछ करें, इस दिशा में काम करें, क्या आप कहना उनको। मैंने कहा देखो मिलेंगे तो मैं कहूँगा। तो मैंने कहा क्या साहब, मैं तो 5 लाख रुपये की हर कराया और हाँ माँ 40-45 हज़ार रुपया घरों लागा। मैंने कहा घर किस बात के, क्या हरिद्वार गया थान था ये बजे मैं गाँव था जाऊँ था। और अब क्या करें आवाज सिंह जी, ये हालत है। वो महिला मुश्किल से 30 साल की रही होगी। हाँ गुरुजी इतना क्या हो गया कि आपके लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, जिसके लिए रोज़ लाइव आकर बोलना पड़े, इनका जिनका दिमाग ही इतना है, वो अंधभक्ति में उनको समझाना ऊँट को ट्रेन में बैठने के बराबर है। और ये कहने में ये कहते हैं हम तो खुद ही खिलाफ हैं, पर जहाँ जाते हैं वहाँ बिना खाए नहीं आ सकते। दिक्कत बहुत बड़ी है, दिक्कत समझ के बाहर है, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी सेट हो रखी है कि इस जगह से बिना खाए कैसे निकलें। अंधभक्ति में उनको समझना ऊँट को ट्रेन में बैठने के बराबर। इंसान को एक बार बोला जाता है, बाकी मूर्ख तो सामने रोज़ बोलो आपको मूर्ख साबित कर देंगे। इनको जो करना है करने दो, और जिस दिन समझ आएगी चलो कल चैप्टर चेंज कर देता हूँ, तब तक कभी देर हो चुकी होगी और ये कर्ज के में दबकर मर रहे होंगे, कभी बच्चों की पढ़ाई नहीं करेंगे। इनको मृत्युबोध करना है करो, और थारे माँ बाप की क्यों कभी बंद किया तो सबको बुलाओ और खिलाओ कि हमारा कोई मार गया, खाना खाना है, हम खुशी हुई। हाँ ये थोड़ी भाषा समझ में नहीं आई, मतलब अब रामनारायण जी चौधरी, जाट रामनारायण जी, आपकी आवाज़ अच्छी आ रही है और अब बाहर से आवाज़ आ रही है, उसे बंद करवा दो। अब बाहर वाले तो हो सकता है कोई दरवाजे खुले रह गए कुछ, मैं तो बाहर वाली सुन नहीं पाता। बच्चों की है शायद, बच्चों की है परिवार में, क्योंकि सारे परिवार के लोगों की आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ गया मेरी वजह से। मेरे को सुनाने के लिए जब प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रहा है सभी का। पहले से सुनील जी चौधरी, आज का टॉपिक क्या है सर जी? ये टॉपिक तो आ गया समझ में शायद, आज लाइव की क्वालिटी साफ को नहीं। हाँ तो एक दरवाज़ा खुला रह गया है, ये हवा से खुल गया, उससे ही हुआ गड़बड़ शायद, क्वालिटी इसकी बिगड़ जाती है। बलदेव जी चौधरी, इन्होंने पूरी कहानी सुनी है शायद, बहुत दर्द भरी कहानी है। आवाज़ वॉल्यूम गड़बड़ तो सारी थी आज के सेशन में। मैं चाहता था कि इसको ठीक से रिकॉर्ड कर लूँ, चलो आज तो जैसी हुई है। भाई ओम प्रकाश जी मंडा, वेरी इमोशनल। नातू जी मेरे गुरु जी, बहुत दर्द भरी कहानी है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा ही हो और हकीकत ऐसी पीड़ा हो तो आप हमें सूचना दीजिए, हम मानवता के नाते जो भी हमारे से जो भी मदद होगी ज़रूर करेंगे। नाथूराम जी मेरिया बहुत हार्दिक तल के आदमी हैं। अब नाथूराम जी आज की स्थिति तो वो है कि वो परिवार अब कहीं बाहर रहने लगे, 2-4 महीने से 6 महीने से उसके बेटे बहू यहाँ आते हैं हमारे पास। अभी भी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत होगा, या और भी कोई इनसे बात करनी होती है तो वो यहाँ आके जाते हैं, 4-6 महीने से साल भर में आते हैं। जाट रामनारायण जी चौधरी, बहुत दर्द भरी कहानी,
सच्ची घटना पर आधारित है। हाँ सच्ची वो तो प्रकाशित की थी हम लोगों ने कहानी ये, और यहाँ सबने पढ़ी है, किसी का कोई एतराज़ नहीं हुआ कि भाई ऐसा क्यों लिखा। ऐसी स्थिति वही थी, वो सभी लोग कहते थे कि यार वास्तव में स्थिति तो यही थी। पर उसके बाद में भी कोई यूँ नहीं है कि मृत्युभोज खाना छोड़ दे। हाँ नाथूराम जी, मैंने परिवार की हालत बता दी, शायद आपने सुना हो तो, कि आजकल वो पता नहीं कहाँ मजदूरी करते। मैं तो उसको लड़के वो घर में ही आते हैं, इनसे ही बात करके, काकी से बात करके, वो उसकी पत्नी भी कई बार रात आती है, कभी वो आता है 4-6 महीने में, या जल्दी भी आते हो। तो मैं कभी कभार 6 महीने से या साल भर से उनको देखता हूँ, और घर के वो बंद हो गए दरवाजे जो भी थे, एक ही दरवाज़ा उनके घर का, कोई दरवाज़ा की, वो एक ही साड़ है। मुकेश जी अटीला, दिल दहलाने वाली कहानी है सर। हाँ घटनाक्रम ऐसा ही होता रहा उस कहानी में। बलदेव जी, सेम ऐसी कहानी मेरे गांव ब्राह्मण घर की थी, पर उसकी बच्चियों की शादी गांव वालों ने हेल्प की। हाँ ब्राह्मण की बच्चियों की हेल्प करते हैं लोग। ब्राह्मण कई बार यज्ञ ऐसे होते हैं जिन्हें जहाँ लोग ब्राह्मण की बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं, वो थोड़ा अलग है, वो शास्त्रों में कुछ पुण्य उण्य का मामला है। बाकी कोई हरिजन की बच्चियों की शादी करने का ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है कहीं, गरीब चाहे कितना ही हो। देखो गरीबी के मापदंड भी अलग है। जैसे मैंने बताया कि ये मेघवाल परिवार था, इसको गरीब माना जाता था बहुत ज़्यादा, परंतु विकलांग अलग था। हालांकि पैराइटी 1 नंबर पर माने जा रहे, परंतु बिना ज़मीन के हरिजनों के परिवार भी थे, परंतु उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता था, या और भी थे, क्योंकि गरीबी के मापदंड ज़्यादा। जैसे जाट या राजपूत या ब्राह्मण अगर बहुत ज़्यादा गरीब हो तो दया और ज़्यादा बढ़ जाती है, के लेवल के हिसाब से वो गरीब ज़्यादा है। अलग अलग जाति का लेवल है, उस जाति में सबसे गरीब कौन है उसको गरीब कहा जाता है। तो ये ठीक है बलदेव जी, जो जिनके भी गरीब परिवार को जिन लोगों ने हेल्प की है बहुत अच्छी बात है, और शायद उसका भी मृत्युभोज हुआ होगा, उसमें भी गांव वालों ने हेल्प की। हाँ मृत्युभोज हुआ, उसमें भी गांव वालों, मृत्युभोज तो खैर बिना हुए तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। आप तो शायद मारवाड़ से होंगे बलदेव जी। तो पवन कुमार जी, बहुत खूब सर जी। पर ना अत्यंत मार्मिक घटना, जाट है 4 बाड़मेर। जगदीश जी, वो क्या है कि ईयरफोन वाला जो है उसमें आवाज़ बाहर वाली कम आती है, वो नज़दीक पकड़ता है सिर्फ। राजू मोइल, सर डूंगरगढ़ तहसील के धीरे देश से चोटिया में हमारा रिश्तेदार बहुत पहले से कर दिया था। आज उनका क्या हाल है गुरुजी, वो बता दिया मैंने दोबारा अभी। रामचंद्र जी जाट बलारा, हाल मैंने पूछा ही नहीं कभी उनका कहाँ है क्या है, और आगे भी पूरी कहानी बताएं सर जी। हाँ चलो मैं बताता हूँ। अब उस लड़के ने अपने घर के पास एक छोटा सा प्लॉट भी खरीदा, कितने में खरीदा मुझे याद नहीं, तो मेरे यहाँ से 50,000 रुपये लेके गया था। और प्लॉट की कितनी कीमत मैं तो सुनता ही कम हूँ, हालांकि उसने शाही देने में मेरे साथ चला था, वो उसके उसी जगह में मिलता जुलता है, इसलिए वो ख़रीदा कितने में है मुझे 2.5 लाख पता नहीं क्या गांव में। तो ये उसने ख़रीद की है, और उसके लिए वो शायद कमाई कर कुरा के उन लोगों को पैसे देगा जिनका ख़रीदा है। अपने चचेरे ताऊ के बेटे से ख़रीदा है, वो भी यहाँ रहता नहीं, नागौर रहता है, तो उसने कहा मैं बेच रहा हूँ, वो दूसरों को बेच रहा था तो उसने ख़रीदा है। तो 50,000 तो शायद यहाँ से लेके गए थे, और बाकी कोई व्यवस्था जैसी भी उन्होंने की है। ओम प्रकाश जी मंडा का, लोगों में जीवंत मोसर करने की तैयारी चल रही है, उनका क्या इलाज? अरे जीवंत मोसर ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, सभी को कंपलसरी नहीं होगा, कंपलसरी होगा तब दिक्कत होगी, कुरीति हो जाएगी। बाकी जो नहीं करना चाहिए वो जीवंत नहीं करेगा। अपन को पता है कि जो गरीब है हाल वो जीवंत कैसे करेगा, जिनको कर्ज लाना पड़ रहा है, और जिनको जीवंत मोसर करना उनको बहुत करो,
हर सप्ताह करो, हर पखवाड़े में एक मौसर करो, लोगों को मिलेगा कुछ। ऐसे करते ही रहना। एक मौसर क्या करे, करते ही रहो। रोज़ क्या है कि आज पहला मौसर किया, आज दूसरा मौसर, आज तीसरा, सातवां। 7 मौसर तो कम से कम इनको करने चाहिए जो जीवंत मौसर कर रहे हैं। राजू जी मोइल धीरे धीरे चोटिया में ओसरना उड़ावनी ना ही तौलिया लेकर जाते हैं। अब ये तौलिया लेकर के अलग अलग तरह तरह के रिवाज हैं जगह जगह। अब तो हम जानते नहीं, हम वो अलग अलग जगहों कहीं शीशी पूजन होता है, हमारे वहाँ गंगा जल की जारी के पैसे देते हैं। एक तो झूंझार बिठाने की परंपरा बहुत गंदी परंपरा हो गई इधर कई इलाकों में। मेवाड़, हाड़ौती और भीलवाड़ा के जो इलाके हैं उनमें तो कई बीमारियां इस देश में, प्रदेश में, देश में। रामचंद्र जी जाखड़, अब वो लेडी कैसी है? वो लेडी तो ख़त्म हो गई, वो तो मुँह मीठा हो गया। बीकानेर से ही लाश आ गई उन्हीं दिनों। ये तो 2006-7 में ही हो गया चलता रहा। हाँ, उसके मरने के बाद ही 2 बच्ची की शादी की थी, छोटे वालों की। बड़े वालों की तो शायद पहले कर दी होगी, जो मुझे पूरा याद नहीं रहता। अरे रामचंद्र जी जाकर कह रहे हैं अपन लोग कुछ मदद कर सकें पेटीएम अकाउंट, वो कमाते खाते हैं अपने हिसाब से। अब मुझे पता भी नहीं कंडीशन क्या है, मैंने बता दिया ना आपको, पर ये हुआ है ऐसा। वो बहुत ही उनकी नैतिकता ऐसी है कि वो कमा के खाने में भरोसा करने वाले लोग हैं। प्रकाश चौधरी, गांव व समाज के मौजूद लोगों को इसमें आगे आना चाहिए और पंचों को भी थोड़ी सद्बुद्धि लेकर अब ये सरकारी आदेश की 100% पालना करवानी चाहिए। युवा पीढ़ी को जागरूक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने बहुत ढंग से सुना और वास्तव में ऐसा कुछ होना चाहिए। जब ऐसी स्थितियाँ हम देखते हैं भाई, ऐसी स्थितियाँ और भी कई जगह होंगी। ये तो मैंने आलेख लिख दिया और आपके सामने पे रख दिया। और भी कोई विकलांग या गरीब ऐसा या थोड़ी बहुत अलग अलग बदलती हुई हो, परंतु बहुत जगह ऐसे लोग मिलेंगे। हालांकि उन पे ऐसा इल्ज़ाम लग सकता है भाई इनके घर में महिला जो है जर्दा खाती है या आदमी दारू पीता है, ऐसी कुछ 2-4 दूजी बातें इनमें वो नहीं थी, ठीक है। पर मृत्युबोध के बिना तो किसी को चाहे दारू पियो, रोटी भी नहीं खाता हो, मरने से पहले महीने में 2-2, 3-3 बार उनके घर में रोटी भी नहीं मिली है, फिर भी मृत्युबोध तो करना पड़ेगा। बाकी सब्जी, चाय का दूध, चाय के लिए दूध कहाँ से मांगे? आजकल मांगा हुआ मिलता नहीं, बड़ा मुश्किल मामला है। तो बिना दूध की चाय भी बना बनू के पीते हैं। पता नहीं क्या क्या करना पड़ता होगा लोगों। उनके घर भी 12 दिन तक चाय चलती है, दूध भी मिलता है, सब कुछ होता है। ऐसे बहुत परिवार होते हैं अगर हम उन पर विचार करें तो। भाई बढ़ारिया जी ML, यू आर राइट सर। गजेंद्र जी हटीला, जो नहीं खाते हैं उनके घर पर हांती भेज देते हैं, फिर थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। हाँ, हांती वांती तो कुछ जगह भेजते हैं, पहले तो वो थाली वाली वाले तो सिस्टम उठ गए आजकल। हांती का मतलब है उसमें से हिस्सा भेजना। मुकेश हटीला पूछ रहे हैं शायद किसी को। जहाँ आज भी मृत्युबोध चल रहा है उसका क्या करना चाहिए? भाई प्रकाश जी कड़वासरा, एक तो भाई मुझे याद ध्यान में है कि वो कर रहे हैं शायद। प्रेमा राम जी ने फेसबुक पोस्ट डाल दी है, बोले कि कहीं पर भी हो रहा है तो सूचना तो 2-3 दिन पहले तो दो। आप तो मरते ही सूचना दे दो दूसरे दिन, क्यों? होना तो पड़ेगा ही, यहाँ तो तय है, होना तो सबके होता है। तो बचाव कैसे हो सका? प्रशासन, पटवारी आकर के उनको कहेगा, पुलिस आकर के कहेगी, कुछ होगा। SDM साहब की अगर जोर लगेगा तो पटवारी आएगा वहाँ पर और उनको पाबंद करेगा, लिखवा के लेगा। 4 बातें वहाँ होगी, वो कहेंगे मेरी नौकरी को खतरा है अगर आप ऐसा करते हो तो। कभी भी करते हो तो रात को करते हो, दिन को करते हो, किस तारीख को करते हो, वो अच्छी मतलब वो वहाँ से शिकायत करें। वो कह रहे हैं जो भी सूचना देगा उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। उनको आप सूचना दोगे अपने गांव में, क्योंकि जानकारी उनको है जिनके आसपास है।
और वो कभी अपना नाम खुलना नहीं, क्योंकि अगर नाम खुल गया तो उसको मार कर उसका मृत्यु बोध कर सकते हैं। ये जो झिमारा है, पेटारू है, ये गिद्ध है, ये कांवड़े कुत्ते जो भी हैं, ये उसको मार सकते हैं कि इसने हमारे मृत्यु बोध को कैसे करवाया। ये हालत है। तो परिचित आदमी ही शिकायत कर सकेगा, तो परिचित आदमी सीधी शिकायत कर नहीं सकेगा, ये तय है। उसकी दुश्मनी और उसकी क्या हालत कर सकते हैं ये अपन सभी जानते हैं। ये तो कह रहे हैं थानेदार को भी भट्टी में डाल देंगे हम, इतनी बातें कर रहे हैं, तो उस परिचित को कौन छोड़ेगा शिकायत की है तो इसलिए प्रेमाराम जी ने बड़ी अच्छी पोस्ट डाली थी 5-4 दिन पहले कि आप तो मुझे पुख्ता सूचना दे दो, मर गया है तो मोसर होगा फाइनल। मारवाड़ में तो विशेष तौर से, बाकी जगह की मैं नहीं कहता, तो कहते हैं मारवाड़ में तो होता ही है सभी के लिए, चाहे किसी भी जाति का हो। हाँ, कुछ एक मुसलमान नहीं करते, सारे नहीं, कुछ एक हैं, बाकी वाले तो सभी करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप सूचना दे दो मुझे पुख्ता, कहाँ हो रहा है, कौन मरा है, कौन उनके बेटे बेटी है, क्या है, और कौन सी तहसील और एसडीएम जो भी लगता है जिला वगैरह, वो सूचना उनको दे। तो वो फेसबुक पर 2 दिन पहले तक तो उनकी पोस्ट आजकल में आई नहीं है कोई। अब फिर वो कह रहे हैं मैं फ़ोन भी करता हूँ, ईमेल भेजता हूँ ऑफिसर को, और उनकी पोस्ट आती है तो 20 जगह से और लोग उसी पोस्ट के आधार पर और ईमेल भेज देते हैं और प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है। अब पोस्ट आई नहीं है, पता नहीं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा करूँगा तो शायद करेंगे, और आप उनसे कहना, या तो वो इनकार करेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं दिल्ली भी आ जाऊँगा आपके वहाँ पर। नाराज़गी बहुत ज़्यादा है कि हम तो कर ही नहीं रहे थे, आपने कैसे कर दिया। अब कर कहाँ नहीं रहे थे तुम 7वें दिन कर सकते हो, अचानक 8वें दिन रात को कर सकते हो, किसी भी समय कहीं से भी मटेरियल मंगा करके सीधा इनके मुंह में डाल दो ताकि ये चुप्पी साध ले। ये पेटारू को जब तक नहीं मिलता है वो बड़े यूँ तरह तरह की बातें बढ़ाते हैं। वो मेरी कविता सुनी आपने, किणकोड बरावे मेला, तो ये हालत है। तो प्रकाश जी कड़वासा चल रहा है, अभी चलेगा आगे, तो आप तुरंत उसे करें। हाँ भाई, श्रवण भाकल कह रहे हैं कि आजकल तो गुरुजी ब्याह शादी में भी जाते हैं तो नाश्ता करके ही लोग भाग जाते हैं, खाना तो कम ही खाते हैं, बाकी मृत्यु बोझ पर तो मजबूरी वाले ही खा रहे हैं। मुझे पता नहीं, ये बड़े भाई श्रवण, आपको खाना है तो आप आराम से खाएं, ये लॉजिक काम नहीं करेगा मेरे यहाँ पर। मैं बहुत इस मनोविज्ञान को अच्छी तरह से जानता हूँ। शादी ब्याह में जो नाश्ता करके वापस आते हैं वो क्यों आते हैं? आप शादी ब्याह में जो नाश्ता करके वापस आते हैं वो क्यों आते हैं, ये पता है आपको? वो बारात जो चढ़ाता है, जहाँ से बारात रवाना होती है, उसको बारात को पहले भरपेट भोजन देना पड़ता है, नहीं तो बारात रवाना नहीं होती है। वो कहती है बारात रवाना होने से पहले हमें भरपेट अच्छा भोजन दो। तो भरपेट अच्छा भोजन जो लोग खा के आते हैं वो नाश्ता करने के बाद में खाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग नाश्ता करके भाग जाते हैं। ये है कारण उसका। ये कारण नहीं है कि ये खाना बंद कर दिया, और या फिर कोई दूसरी शादी अटेंड करना चाहते हो, कहीं और नाश्ता करेंगे। तो मुझे तो ये बताओ कि मृत्यु भोज में कौन आदमी है जो थोड़ा सा खा के उठ के भाग जाता हो ना? उसको अगर नाश्ते की प्लेट दे दे या कुछ खिला दे, या बिना खाए कौन कौन उठ रहे हैं श्रवण, ये बता दो, लिस्ट बना दो। आप शायद भाखरोच से हैं तो भाखरोच में बना दो। मुझे बताओ इस इतने बड़े गांव में 10 आदमी भी बता दो कि ये नहीं खाते हैं कभी। 10 आदमी भी इस गांव में नहीं मिल सकते, तो बताओ कोई 10 आदमी नहीं खाते, इसका मतलब वहाँ नाश्ता तो मिलता नहीं, वो तो भर के आते हैं। और मृत्यु भोज में खाने का मैंने बता दिया, क्योंकि घर वाले रहते नहीं हैं इसलिए खाते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं है। भाई लाखों रुपये का खाता कौन है? तुम नाश्ते करके आते हो, मरने के बाद लाखों रुपए क्यों खर्च हो जाते हैं फिर उसके? ये जब इतने एक आदमी के मरने के 3, 4, 5 लाख 7 लाख खर्च हो रहे हैं, इसका मतलब खाते हैं, चाहे कोई भी खाता। एक श्रवण नहीं खाता होगा, मुझे नहीं लगता है ये श्रवण नहीं खाता है। नहीं खाता होता तो इस प्रकार
इन गिरजड़ों की, पेटारुओं की पक्ष नहीं लेता। बाकी मृत्यु भोज तो मजबूरी वाले ही खा रहे हैं, जिनकी रिश्ते इतने मजबूर लोग हैं, लाखों रुपए का खा जाते हैं, मर जाओ डूब करके। इतने लोग मजबूर हैं कि उनको कहीं रोटी नहीं मिली तो वहाँ से फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आए रहे, यहाँ पर गिटा इन्होंने। ये मजबूर हैं ये लोग। जब इनके पास 30 लाख 25 लाख की गाड़ी है और वो लोग खा रहे हैं वहाँ पर, और एक भी बिना खाए नहीं जा रहा है, क्या बताएं। ये मजबूरी है इनकी, मजबूरी नहीं है, ये आदत पड़ गई है, साइकोलॉजिकल बैठ गई है कि यहाँ पर बिना खाए यहाँ से निकला नहीं जाता। उठ करके वो इधर भोजन दिख रहा है इसलिए सीधे उधर ही जाते हैं। और वैसे वहाँ कहने वाले भी यार साथ भोजन करो भोजन करो भोजन करो। खींचतान भी होती है, मैं ये नहीं कहता खींचतान भी बहुत ज़्यादा होती है, परंतु खींचतान नहीं हो, खींचतान हो तो भी कोई कह सकता है कि भाई अब मेरे तकलीफ़ है, ऐसे भी कह सकता है दर्द है इसलिए मैं नहीं खा पाऊँगा, तो छोड़ भी देते हैं उसको। कोई भी बहाना बना ले, अगर ऐसा मेरी तरह से सीधा नहीं कह मैं नहीं खाता, ऐसा ये नहीं कह सकता हो कोई, तो कोई बहाना बना सकता है। ये कह सकता है मैं फला देवता की रखता हूँ, या भोपा ने तांत्रिक ने हमें मना कर रखा है इसलिए मैं नहीं खा पाऊँगा, या संतों के उसी स्थान पर बाप जी ने मना कर दिया। कोई भी बहाना बन सकता है, पर कोई बहाना नहीं बना रहा है। एक सिंगल पर्सन बहाना बना करके भी आ जाए तो मैं मानूंगा कि वो उस आदमी ने मृत्यु बहुत छोड़ दिया। हम कुछ एक लोग हैं, जैसे पूरे ज़िले में, किसी ज़िले में, मारवाड़ के ज़िलों का अगर देखा जाए, पूरे ज़िले में मुश्किल से 1000 आदमी ऐसे मिलेंगे जहाँ ज़िले की आबादी 20-30 लाख, और 1000 आदमी ऐसे मिलेंगे जो मृत्यु भोज नहीं खाते हैं। ये हालत है, कैसे माना है? 1000 आदमी का मतलब हर गांव में एक आदमी भी मुश्किल से होता है। प्रकाश चौधरी गांव के पंच, पटवारी, सरपंच, ग्राम सेवक जी को आगे आना चाहिए, और गांव का प्रत्येक सरकारी नौकर को आगे। देखो उनको तो जब तक प्रेशर नहीं कर रहे हैं वो नहीं आ रहे आगे, वो पंगा मोल नहीं लेते किसी प्रकार के, चाहे कुछ भी होता हो। आपके कहीं हत्या हो गई, जब तक पुलिस को सूचना नहीं दोगे तो वो नहीं आएंगे। कोई भी घटना हो गई, इसलिए सूचना देनी पड़ेगी इन अपराधियों की। ये अपराध कर रहे हैं, मृत्युभोज जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अपराध कर रहे हैं, तो अपराधियों की सूचना जागरूक लोगों को देनी होगी। सूचना देनी भी बड़ा मुश्किल काम है, वो तो उन्होंने पंगा मोल ले रखा है तो वो ले कर रहे हैं। उनके जैसे और कुछ लोग भी है, हो सकता है वो फेसबुक पर पोस्ट डाली है 1-2 और आदमियों ने, तो आप उनका पता करो। प्रेमाराम जी की हिंदी में आईडी है, उनसे बात करो, शायद वो करते होंगे या उन्होंने बंद कर दिया तो भी वो जाने, क्यों मैं तो सुनता बोलता हूँ नहीं था, बात करने लायक नहीं हूँ। उन्होंने कल तो कमेंट किया था कि आप लाइव आओ तो मुझे बताना। अब दिन भर में उनका मेरे हिसाब से कोई व्हाट्सएप या मैसेंजर मेरे पास आया नहीं, तो मैं क्या बताऊँ, क्या कहना चाहते थे वो, क्या उनकी मंशा थी। वो अगर लाइव का टाइम चेंज करवा करके कोई ऐसी बात कहना चाहते तो वो भी पता चलती। वो भी बिजी रहते होंगे, कई काम होते होंगे उनके भी, नौकरी भी करते हैं। इतनी पूरे मारवाड़ की सेवा करने की उन्होंने ठानी है। वो क्या है कि छोटी उम्र में उनके पिता मर गए थे और वहाँ मृत्यु भोज हुआ, तो वो बड़ी पीड़ा वो झेल रहे हैं। किस हालत में उनकी माँ ने मृत्यु भोज करके लोगों को खिलाया था, और क्या गरीबी रही थी। हाँ तो वो ऑफिसर हैं, परंतु उन परिस्थितियों में कैसे उनका पढ़ना लिखना हुआ था, क्या क्या बीमारियाँ था, कैसे बहनों को क्या मिलता था खाने को, उनको क्या, वो सारा एक बार उन्होंने कुछ लिखा भी था। तो वो परिस्थितियाँ थी, वैसा मृत्यु भोज था। तो इस वजह से वो बड़े यूं है कि ये बंद होना चाहिए। वो तो हृदय से वो ऐसा भाव, वो कहते हैं मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई दिल्ली आकर के मार देगा मुझे तो मार देगा, बाकी मैं ये बीड़ा उठाता हूँ, जितनी हो सकेगी कर दूंगा। हाँ भाई, सुरेंद्र जी सांगवा तरनाऊ, लोगों में जीवंत मोर्चल करने की तैयारी चल रही है, उनका क्या इलाज होगा? कई लोग जातियों में न्यात करते हैं, वो भी जीवंत न्यात करते हैं। हाँ करते हैं कुछ लोग, तो उनको प्रोत्साहित करो कि भाई आप तो करो, एक आदमी कि 10-10 न्यात कर दो, खिलाओ ज़्यादातर। इसमें क्या है कि वो विधवा, वो गरीब, वो नितांत मुश्किल से जीवन यापन करने वाला, उसको कोई नहीं आके कहेगा कि तू जीवंत मोर्चल कर।
और वो करेगा भी नहीं। वो कहेगा अभी तो मैं जीवता हूँ, बाद में कर दूंगा। क्यों, मरने का तो कोई तय नहीं है ना। जीवित मौत से तो कितना भी टाला जा सकता है, पर मृत्यु बोझ को टाला नहीं जा सकता। 5-7 दिन भी नहीं टाला जा सकता इसको, उन्हीं दिनों में खिलाना पड़ता है इनको। जैसे मरे हुए जानवर को खाने वाले आते हैं, वैसे आते हैं इसको। तो मृत्यु जीवित मौत अभी कोई अनिवार्य बुराई नहीं है, मृत्यु बहुत सबसे ज़्यादा अनिवार्य। जैसे लोग कहते हैं ना शादी में ये गड़बड़ होती है, अरे शादी भी अनिवार्य नहीं है, पर मृत्यु बहुत, तो मरे बिना तो आदमी कहाँ जाए, मरना तो पड़ जाता है आदमी को। और पता नहीं अचानक और मरता है, उस समय उसकी क्या परिस्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में भी कोई मर सकता है। हो सकता है इससे पहले उसने कोई मकान बना लिया और कर्ज ले लिया हो, और अब वो मर रहा है, तो फिर कर्ज बहुत बड़ा हो सकता है उसके ऊपर। उसको क्या पता था कि मैं मर जाऊंगा ये बना बनू के। तो कई इसके मरने वाला का मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बलदेव जी, मनपूल जी लोड़, पूरा कमेंट बलदेव जी का कोई नहीं पढ़ा हो तो नहीं पढ़ा होगा, अब देखो कहाँ रह गया। मैं आपसे प्रभावित होकर प्रभाती लाल जी एडीएम की प्रेरणा से मैंने भी किसी प्रकार का खाना नहीं खाने का संकल्प ले लिया। बहुत बढ़िया बात है मनपूल जी लोड़। तो प्रभाती लाल जी तो अभी डीडवाना पोस्टेड है और बहुत अच्छे वर्कर हैं, और शुरू से ही फेसबुक पर काफ़ी पुराने मित्र हैं। तो वो तो इस मामले में वहाँ उस इलाके में तो अगर कोई प्रभाती लाल जी को कहे गए तो संबंधित जितने भी तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके इलाके में, डीडवाना अलग से अतिरिक्त जिला कलेक्टर होते हैं, तो उनका इलाका है, कुछ तहसीलें उनकी है, तो उसके तहसील को और तहसीलदार को और एसडीएम को जोर दे करके इस मामले में कह देंगे। तो उनके पास तो विशेष तौर से जितनी अच्छी जाएगी तो वहाँ अच्छा होगा। और वो इलाका भी थोड़ा सेका बाटी से सटा है, तो थोड़ा वहाँ आसान भी होगा, क्योंकि वहाँ के मृत्यु बोझ, मैं भी नागौर ज़िले में हूँ, मैं नागौर से पश्चिम में आ गया जोधपुर की तरफ। वहाँ के मृत्यु बोझ में और यहाँ के मृत्यु बोझ में भी बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ खतरनाक होते हैं, और आगे बाड़मेर जोधपुर के तो आप जानते ही हो। बात हो गई हो तो पता नहीं क्यों मुझे जो भी हो रहा है ज़्यादा पता ही नहीं चलता। कोई चर्चा करता हो, बातचीत करता हो, तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं रहता है, पर नहीं है शायद अभी भी, जानता भी नहीं हूँ मैं तो ये कैसी होती है, क्या होती है। हाँ प्रकाश जी, होली और दिवाली को मृत्यु बोध होता है यूँ। गांव की को होली और दिवाली पर एकत्रित करके ये घोषणा करनी चाहिए कि कोई भी मृत्यु बोध नहीं करेंगे और दंड का प्रावधान कर। नहीं, ये होलियाँ दिवाली को इंतजार नहीं करना, अब तो सरकार ने कर दिया। ये नहीं है कि किसी के घर से नहीं बंद करें इसलिए त्योहार पर करेंगे। मेरे दादा का एक्सपायर हो गए, मुझे याद है अच्छी तरह से, आपको बताऊंगा। हमें किसी ने नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा कि क्या बनाना है क्या नहीं करना है। तो गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वालों को बुलाना पड़ता था उस ज़माने में, इकट्ठे हुए। तो उससे पहले एक जगह कोई मीटिंग हुई थी गोट मांगड़ोद में, और उसमें तय कर दिया था कि जो है देसी घी लाना पड़ेगा मृत्यु भोज में। ये नियम कर बना दिया, कोई भी एक खराब घी नहीं खिलाएगा, देसी घी खिलाएगा। तो पड़ोस में कुछ गांवों में देसी घी में हो गए थे, कुछ गांवों में लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं हम तो वनस्पति घी लाएंगे, देसी घी के नाम पे भी नकली मिलता है, पता नहीं क्या क्या करके। तो मेरे दादा का लिए गांव को इकट्ठा किया, गांव वाले आए बड़े शौक से और बैठे थे। तो एक बुजुर्ग ने कहा, तो कुछ लोगों ने कहा भाई देसी घी लगाएं, या क्योंकि पहला काम पड़ा गांव में देसी घी की मीटिंग के बाद में, तो क्या करें, देसी घी में शुरू करें या वनस्पति घी में, क्योंकि आज से पहले वनस्पति में होता था, परंतु उस मीटिंग के बाद इस इलाके में कई गाँवों में तो वनस्पति घी चल रहा है और कई गाँवों में देसी घी। हमें उसकी पालना करनी है या नहीं करनी है, ये अब आप गाँव इकट्ठा हो गया और आप लोग निर्णय कर लो कि क्या करना है। तो कुछ लोग तो कहने लगे यार सब देसी घी में भी कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहने लगे देसी घी चलाओ, कुछ कहने लगे जैसा आपकी मर्जी है वैसा कर लो। तो एक आए आदमी ने खड़े होकर कहा कि नहीं साहब देसी घी करना पड़ेगा, वहाँ तय हो गया, इसलिए वनस्पति तो नहीं कर सकते आप। और उन्होंने कहा कि नहीं बंद करना है तो बाद में कर लेना होली दिवाली को।
अभी बंद नहीं कर सकते। तो लोग, हमारे घर वालों ने, मेरे परिवार के जो चाचा ताऊ रिश्ते में थे, उन्होंने कहा कि जब अभी तक चालू ही नहीं हुआ हमारे गांव में तो बंद करने की कहाँ बात हुई। अब चालू करना है तो आज करना है, नहीं तो चालू ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ से चालू करें। और होली के दूसरे दिन, होली से एक दिन पहले ही वो 12 दिन थे, तो वो कह रहे हैं कि होली के दिन इकट्ठा होकर के बंद कर लेंगे, आज बंद नहीं कर सकते। तो अभी तक चालू ही नहीं हुआ। और इनका एक जगह में देसी घी खा करके दूसरे दिन बंद करोगे आप, ये कैसी बात हुई। तो मेरे रिश्ते के चाचा थे, उन्होंने कह दिया भाई ऐसा, अगर देसी खिलाएंगे तो देसी खाएंगे। उन्होंने बड़ी मजबूती से कह दिया कि देसी खिलाएंगे तो हम तो बिना देसी नहीं खाएंगे फिर कहीं भी, चाहे होली आओ और चाहे दिवाली आओ। तो ये इस प्रकार के मामले थे। तो ये होली दिवाली वाली रही, बीमारियां छोड़ो, मृत्यु बहुत सरकार ने तय कर दिया है, कानून चाहे पुराना भी हो। तो वो अमेंडमेंट किसी के पास हो तो 2020 का नया संशोधन वाला तो मेरे को भेजें, मुझे पता नहीं है, मिल नहीं रहा है कहीं से भी। नया भी सरकार ने कुछ उसमें समय किया संशोधन। हाँ, ये भाई कह दिया कोई मृत्यु बोध नहीं है। इन्होंने ये भी कहा इसके बावजूद कोई गांव का नहीं, होली दिवाली नहीं, आज भी गांव का आदमी करे तो होली दिवाली कहने की जरूरत नहीं, सरकार ने तय कर दिया और कंप्लेंट करने वाले तैयार हो गए थे, दिक्कत कहाँ है फिर। अभी इलाज करो भाई शेरडिया जी, आप राजस्थान पुलिस में यार आपकी तो ड्यूटी बनती है, अगर आप कहीं थाने में तैनात हो, हालांकि रिजर्व में हो तब तो शायद इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, में ज़्यादा ज्ञान देने योग्य नहीं हो। नहीं बलदेव जी आराम से करो, मौसरियाँ सभी करते हैं, बड़े से बड़े अधिकारी करते हैं, करना ही पड़ता है, जाओगे कहाँ बिना मौसर करे, छोड़ेगा कौन अगर आप गांव में रहते हो तो। हाँ, कहीं कोई बड़े शहर में जा गए और कहीं चले गए, बिल्कुल 0% मौसर किए बिना नहीं रह सकते आप। तो ये आप इसको इतना दबाव में लेने की ज़रूरत नहीं है। मौसर इसलिए करना पड़ता है कि उन लोगों का इलाज क्या है जो आके बैठ गए हैं, उनको वहाँ से भगाएं कैसे। आप आराम से कमेंट करो। ओम प्रकाश जी चौधरी, युवा लोगों को आगे आकर जो लोग ना माने को आगे के लिए कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ, अब श्रवण भाकल बता रहे हैं अपने को कि गांव में इसकी एक कमेटी होनी चाहिए और जिसकी भी मृत्यु होने उस कमेटी से पैसा लेकर वह रीति रिवाज पूर्ण बंद होना चाहिए और जो भी खाना खाता है उसकी रसीद कटे और उसके पैसे से कमेटी में इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, खाना खाने वालों से फीस ले ली जाए। यूँ रीति रिवाज कमेटी की तरफ से पूरा हो जाए। हाँ ठीक है, ये नहीं, ये बहुत अच्छा है, श्रवण भाकल ने बहुत अच्छा है स्टेटमेंट दिया है। आप लोगों को तो बहुत ध्यान देने दोगे कि ये नहीं होना चाहिए कोई भी मरे उस समय ये कर देना चाहिए रिवाज, तो मृत्यु भोज तो कर देना चाहिए, परंतु ये उस व्यक्ति के से नहीं करवाया जाए जिसके घर में मौत हुई। गांव में एक कमेटी बनाए, उसके पास बजट हो, गांव में से चंदा करके कुछ बजट इकट्ठा कर ले। जैसे कमेटी ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब कोई गांव में आदमी मरता है तो उसका मृत्यु भोज किया जाए और गांव वालों से खाने के पैसे ले लिए जाए सभी से, जिन जिन को खाना है उनके लिए ये मर गया है, ये भोजन तैयार है, आप खाओ, पैसे जमा कराते जाओ, खाते जाओ। तो उसमें तो पैसे पहले लेने पड़ेंगे ताकि पता चले कि कितने लोग खा रहे हैं, खाएंगे। तो ये फीस कर दो इसकी, बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि खाए बिना तो रह नहीं सकते। मनोविज्ञान तो यही कहता है कि भाई मरा है तो खाएंगे, तो खाओगे तो खाओ आराम से, मरा है बिना खाए नहीं रह सकते, इसके पैसे नहीं लगेंगे जो मरा है। जो मृतक के परिवार से एक पैसा नहीं लगना चाहिए। जिन जिन को खाना है रसीद कटाओ, पैसे दो और खाओ, ये भोजन तैयार है आपके लिए। उतना ही भोजन में पहले 2 दिन पहले रसीद कटवाई जाए, सारे पैसे इकट्ठे कर लें। 3 लाख इकट्ठे हुए हैं, 2 लाख हुए हैं, तो 2 लाख के जितने लोगों के पैसे हैं उतना भोजन बनाया जाए और उन सबको खिला दिया जाए, मृत्यु भोज भी हो जाएगा। लोगों का ये मनोविज्ञान भी नहीं रहेगा कि हम बिना खाए आए।
और ये एक अच्छा सुझाव है, ऐसा किया जा सकता है। अगर गांव वाले तय कर लें और बजट इकट्ठा कर लें तो ऐसा किया जाए तो शायद ये खाने पीने वाले भी कम हो जाएंगे, फीस लगेगी तो उतने तो नहीं होंगे। ये तो खा लेते हैं बेचारे, फ्री में होता है, इनको पता नहीं है कि हमारे गाँव मरेंगे तो ये लोग खाने आ जाएंगे वापस। ये तो खर्चा तो हमारे ऊपर आने वाला है कभी कभी। ये तो भूल में खा जाते, इनको ये पता हो कि हमें लाखों रुपए का खिलाना पड़ेगा, आज खाएंगे तो ये खाए भी नहीं, पर उसको कौन याद करे, पता नहीं कब मरेंगे, अभी तो खाओ हो। ये इस प्रकार खा रहे हैं। फीस दे करके खाने वाले कितने मिलेंगे, क्या होगा, वो अलग बात है। मनफूल जी लोड़ अड़वड़ से हर गांव में गुरुजी, लेकिन गरीब आदमी को मोसर करने के लिए, सामंतवादी सोच करने के लिए मजबूर कर देते हैं। हाँ चलो, ये इनका कमेंट थोड़ा ठीक नहीं लिखा जा सका। मजबूरी है, सभी को मजबूरी है। मैं तो खुलेआम सूचना दूंगा साहब। ये चांद राम जी कह रहे हैं मैं तो खुलेआम सूचना दूंगा अपने आस पड़ोस के इलाके में, जहाँ तक हो सके आप ऐसा कह दो मित्रों से। आप जैसे कुछ और लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोगों ने पोस्ट किए मैं तो सूचना दूंगा, और उसमें दूसरी जाति की इधर उधर करें तो ये और ठीक रहेगा। और 150 किलोमीटर दूर हो तो वहाँ की आप दे दो, आप वाली वो दे दे, ये थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऐसा ठीक रहेगा, क्योंकि वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अभी बलदेव जी चौधरी ने कहा कि जब कभी दादाजी का होगा तो मैं तो आपको फ़ोन करके पल्ला झाड़ दूंगा, मेरी शिकायत गोपनीय रखना आपकी जिम्मेदारी। मेरे पास पहले मेरे अध्यापक साथी थे जिनके साथ ये आज जैसी चर्चाएँ करते हुए करता था ट्रेनिंगों के कैंपों में, और 3 ब्लॉक में मेरा ये काम था। जा कर मैं अपना, और मुझे अधिकारियों की तरफ से छूट थी कि आप आओ और यहाँ पर ये बातें करो, तो मैं करता था। तो वहाँ कई अध्यापकों ने अपने घर पे काम पड़ा तो उन्होंने मुझे सूचना दी अलग से, कहीं एकांत में जाकर के, कि सर बात तो बैठेगी नहीं, यहाँ तो बैठेगा ही नहीं, क्या करें। मैंने कहा क्या करें, कि बात तो किसी हालत में भी बंद तो नहीं हो सकेगा। मैंने कहा किसी हालत में नहीं हो तो इसको कुछ कम ज़्यादा करने के लिए पुलिस भिजवाने का प्रबंध कर दें। तो उन्होंने कहा भिजवा दो आप आराम से, देखो मेरा पता मत पड़ने देना कभी भी कि इसने खुद पुलिस के लिए हाँ भरी है। मैंने कहा वो नहीं पता पड़ेगा, निश्चिंत रहो। तो मतलब घर से फ़ोन आए हैं पुलिस बुलवाने के मेरे पास। बलदेव जी आज कर ही रहे हैं। मैंने हज़ारों लोगों की मीटिंग में कहा था कि भाई मेरे माँ बाप मरे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पुलिस और प्रशासन को बुलाओगे वहाँ पर, परंतु उन लोगों ने नहीं बुलाए। हज़ारों लोगों को मैंने मीटिंग थी, पूरा मेरा भाषण यही था कि मेरे दादा के वक्त ऐसा हुआ था और हमारे ऊपर कर्ज हुआ था। आज मेरा भाई पता नहीं कहाँ मजदूरी कर रहा है, मैं तो पता नहीं मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे भाइयों को कहाँ पर पेट भरने के लिए जाना पड़ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मरे तो खर्चा हो, ये ऐसा मैं नहीं चाहता। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप बंद कर दो, पुलिस लानी बंद कर दो, प्रशासन को सूचना बंद कर दो, पर मेरे घर की खुली रखना। एक मेरे घर की आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप सूचना दोगे, इतने लोग हो। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने इतना कहा था। बलदेव जी तो मुझे कह रहे हैं जिंदा रहा और आपकी सूचना मिली, फ़ोन तो मैं सुन नहीं पाऊँगा, आज ही नहीं सुनता हूँ तो हो सकता है कुछ सालों बाद और कमज़ोर हो जाऊँ। आंखें सही हुई और आपका कमेंट आ गया, आपका कुछ सोशल मीडिया पे आपने भेज दी, मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं प्रेमा राम जी जैसे लोगों को वो पूरी की पूरी सूचना हूबहू भेज दूंगा। आप अपना ऑडियो भेजोगे तो ऑडियो भेज दूंगा, जो भी होगा तो मैं सेवा आपकी कर दूंगा। अन्यथा प्रेमा राम जी जैसे और भी लोग हैं, मैं कंप्लेंट करने की स्थिति में अब नहीं रहा, क्योंकि मैं कहीं पर भी किसी से वार्ता करनी हो तो बातचीत कर नहीं पाता। वापस किसी का फ़ोन आए कि कैसी स्थिति, तो मैं कह नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए मैं तो नहीं कर सकता। उन दिनों मैंने खूब किया था ऐसा काम। लवली अटीला कहते हैं मैं तो खुद सूचना देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, देते हो तो देनी ही चाहिए। मुकेश अटीला कहते हैं हाँ बहुत जागरूक हैं ये, नागड़ी से है शायद ये लोग। नेम जी सोमवाल, लोग इनको बंद करना चाहते हैं लेकिन उनका अहंकार ऐसा करने नहीं देता। अजी जिनके घर में मौत हुई है उनमें से तो 90% बंद करना चाहते हैं। मृतक का परिवार नहीं चाहता कि खर्चा लगे,
जब सब्जी खरीदने के लिए आदमी 4 बार सोचता है तो इतने लाखों रुपए क्यों खर्च करे? अगर बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मृतक का परिवार तो राजी है अगर कोई बचा दे तो उसको। अब खाने वाले तो कैसे, अब खाने वाले जब ऊपर यूं कर रहे हैं, यूं आके निकाल रहे हैं, तो वो बेचारे बचाव करे तो करे कैसे? अपना कैसे गली निकाले वो? अगर इसलिए उनको उनकी भाषा ही बोलनी पड़ती है, हाँ साहब करो, कैसे भी करो, करो यूं बोले, बाकी उनका मन राजी नहीं है खर्चा करने को। ये तय है। लवली अटीला कहता है मैं तो स्क्रीन शॉट भेजता हूँ। हाँ जो भी भेजते हो अच्छी बात है, हम तो खुले आम शिकायत करेंगे बंसी जी खुरा। तो बहुत ज़्यादा लोग तैयार हो गए तो अब तो कुछ मामला गड़बड़ होगा इन लोगों का। ये पेटारू जगह छोड़ सकते हैं। हाँ, गजेंद्र अटीला, मृत्युभोज के साथ बहुत सी बुराइयाँ हैं सर, जैसे 13वें दिन होगा भगवानों, एक तो महीने के बाद घड़ा भी भरता है, सत्संग प्रोग्राम, बरसी, श्राद्ध, मृत्युभोज से जुड़े हैं। इनको सबको उस वो नए वाला, मैं यही कह रहा हूँ, नया क्या बनाया उसमें इनको शामिल किया गया। 13वां दिन तो हमारे तो अभी बंद किया है, 2-4 महीने पहले गांव वालों ने तय कर दिया भाई 13वां तो बंद करो, क्योंकि उसमें 60-70 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक का एक और खर्चा कम किया उन्होंने, कैसे भी करके तो बंद हुआ है। तो इन चीज़ों को बंद करने के लिए अब देखो कानून के बिना तो, और ये मृत्युभोज के अलावा बाकी वाली चीज़ें, 13वां दिन तो मृत्युभोज से जुड़ा है। बरसी भी अभी सभी के लिए कंपलसरी नहीं, श्राद्ध भी कंपलसरी नहीं, श्राद्ध तो था ही नहीं हमारे जाटों में, तो कभी श्राद्ध भी नहीं था। मैं छोटा था तब कहीं पर भी कोई लाभ से नहीं बनाता था 1-2 लड़कियों को बुला के खिलाने की, पर अब बीमारी ये नहीं आ गई है कुछ वर्षों से। श्राद्ध है, एक वो क्या है अनंत चौदस है, ऐसी कई बीमारियां आ रही है अब। मूला राम जी मेरे कहते हैं खाना मज़ा है। मूला राम जी अब इनके कमेंट करना जानते नहीं है तो कोई बच्चे कर देते हैं इनके, तो ये जिम्मेवार नहीं है इसके लिए साहब, आप ध्यान देना। क्यों मैंने पूछा इनको कि आपने ऐसा कमेंट किया, बोले मुझे तो कमेंट करना आता नहीं, ये बच्चे सुनते हैं आपको तो ये कर देते हैं छोटे बच्चे। लवली अटीला, भाई मैं तो प्रेमाराम जी की पोस्ट के द्वारा सूचना पाकर प्रशासन को सूचित करता हूँ। प्रेमाराम जी जो सूचना करते हैं वो लवली अटीला भाई अपने तरफ से और कर देते हैं ताकि नैतिक दबाव बढ़े अधिकारियों पर। गजेंद्र अटीला क्या कीटो सा गांव बारे कर दिया जाना। हाँ गांव बारे करना कई है, वो तो पूछो ही मत, उनके पास सब पावर है। हेमराज जी चौधरी, मृत्युभोज के विरुद्ध नागौर एसडीएम के पास जो शिकायत थी, आज वहाँ पर चूरमा दाल बाटी का लुप्त उठाया गया, लगभग 300-400 आदमी के से ज़्यादा थे। हेमराज जी चौधरी कहते हैं कि नागौर एसडीएम के पास जो शिकायत थी वहाँ पर आज चूरमा दाल बाटी हिना का लुप्त उठाया गया, लगभग 300-400 आदमी ज़्यादा थे। तो नागौर एसडीएम को दोबारा इसकी शिकायत की जानी चाहिए। और तो ये शायद बाद में कोई चोरी छिपे कुछ करने का, शायद 12 दिन तो हो गए होंगे, शिकायत पहले की है तो काफ़ी दिन पहले की शिकायत है। एक तो भाई बागड़िया जी के थी प्रिंसिपल साहब के, हो सकता है वहाँ भी हुआ होगा, जहाँ कहीं भी हुआ है अगर कोई शिकायत पे, तो ठीक बात नहीं है। और इसके वीडियो वगैरह के लिए भी जिम्मेवारी दे रखी थी, चाहे दाल हो, चाहे बाटी हो, चाहे चूरमा हो, किसी भी प्रकार का भोजन अगर बाकड़े भी खिलाता हो मोट के तो भी वो मृत्युभोज की श्रेणी में आता है। तो अब ये वापस इसका आपने ठीक सूचना दी है, तो अब ये मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच गई, तो नागौर एसडीएम के पास दबाव बढ़ेगा उन पे। और शिकायत जो भी एसडीएम को की जाती है वो एसपी के पास भी की जाती है, तो नागौर एसपी पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। लवली अटीला, यूँ तो मौसर वही करेगा जो खूब धनवान होगा, गरीब नहीं। हाँ बढ़िया बात है इनकी। धन्य सिंह जी, वह तो उस दिन चाहता हूँ कि दिन तारीख सेक्स होता है क्या, और 12 दिन करके नहीं
ये अंग्रेजी वाले ठीक से पढ़े नहीं जाते। धन्य सिंह, मैं माँ बाप को भविष्यवाणी कर मरने के बाद कितना भी करे, जब भी जगह ये जो रोमन इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं ना, गांधी धाम तो जोधपुर, गना दिनेश सिंह के बाद जवाब दे, ये नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं पूरा सहमत हूँ सर। ये गिरधारी राम जी कह रहे हैं सर आपकी बात से, और आपने ये कदम बहुत अच्छा उठाया है। मैं आपको नहीं जानते हुए भी आपकी सराहना करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है आप कर रहे हो, तो आप अब करोगे, कुछ काम करोगे इस दिशा में। कल मैं शायद कोई चेंज कर दूंगा कुछ लोगों को, जैसे हीरा सिंह जी ने कहा और तो किसी ने नहीं कहा। देखते हैं कल क्या करते हैं। कि भाई आप रोज़ रोज़ ऐसा कह रहे हो, ये क्या है। हाँ, मनसी जी कुरा कहते हैं 2013 से मृत्युबोध नहीं खा रहे, बहुत अच्छी बात है। आपको सैल्यूट करते हैं हम। ये कम बात नहीं है। मृत्युबोध करना वरना वो तो छोड़ो, खाना बंद करना और उन लोगों को इनकार करना हम नहीं खाएंगे, तो उनको लगता है यार ये कैसे लोग हो गए जो बिना खाए चले जाएंगे यहाँ से। उनके पैरों तले अंगुली धरती खिंचने लगती है जिस धरती पर वो पाँव रखें कि देखो बिना खाए जा रहे हैं और हम खाने के लिए या क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसे कुछ लोग होंगे, संख्या बढ़ेगी इनके। फिर महिलाओं में भी ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या बन सकती है। मनपुर लोल, धन्यवाद गुरुजी, अब तो मेरे से होगा वो, मैं बिना दबाव आप दोनों की प्रेरणा से बहिष्कार करूंगा। बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र जी मूंड जाट, ये बंद होने से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। हीरालाल जी, मैं मेरी नज़र में कहीं भी मृत्युबोध होगा तो जिले के कलेक्टर साहब को सूचना दूंगा और मेरे संबंधित थाने को भी मेरा प्रण रहेगा। हीरालाल जी मेघवाल, बहुत मजबूती पकड़ो तभी कुछ ठीक हो सकते हो हैं आप। गजेंद्र जी, सर अगर आपके फॉलोवर्स ये है ने ठान लिया कि मृत्युबोध बंद करना है तो पूरा नागौर जिला मृत्युबोध कहीं नहीं होगा। हाँ वो तो है ही, हज़ारों लोग तो सुनते हैं इसको लाइव को, ये तो आराम से बंद हो सकता है। परंतु अब ठान रहे हैं ना आप लोग, कॉपी कर रहे हो, कुछ और जुड़ेंगे जो सुन रहे हैं वो धीरे धीरे, तभी तो मैं कर रहा हूँ ये, ताकि इनमें से और लोग। हाँ, कुछ लोग यहाँ कमेंट नहीं, वो तो सुनने वाले कई लोग बंद कर देंगे मुझे लग रहा है। और मैं ऐसी कई कहानियाँ उस समय, कई रचनाएं उनको लाऊंगा धीरे धीरे सामने। मुन्ना डोगीवाल, बंद होने से आम आदमी की जिंदगी 10 लाख का फायदा हुआ। टीआर अनु, अटे आंगणे पूत बिलके ऊंडरी माय, बटे जाए ने मानवी जीबड़िया स्वाद किया आय। वाह रे वाह, क्या बात। जटे आंगणे पूत बिलके, जका आंगना में जिस हाथे में बेटे रो रहे हों, बुरी तरह बिलख रहे हों, जटे आंगणे पूत बिलके उनरी माए, और उनकी माँ, बेटों की माँ भी लिख रही है, रो रही है बुरी तरह, बिना लूणी राबड़ी पाव बेचारी ने। बटे जाए रे मानवी जीबड़िया स्वाद क्या आए। अरे बटे जावे तू मिनग तो थारी जीबा ने स्वाद की करावे। जीभ ने किकर लागे, हाथ रो लागे, वो तो खारो जेर लागनो सही है। जीभ ने हुआ की करावे। देखो बहुत हार्दिक बड़े टच करने वाली इन्होंने बात कही है। अरे मिनक तू बटे जाए, जट बेगा टाबर रोवे, विंकी लुगाई रोवे, और बट थारी जीभ ने हुआ की कर ला गई। थने की कर जीव की कर हो रो थारो बे रो रही यार, तू चल रही हो थारो जीव, वो तो गिड़जड़ू हुई हो तू, आदमी तो गिड़जड़ो कांवड़ू हुई हो। टीआर हनु, बहुत ही शानदार आपका दोहा। शायद ये कोई पूरी रचना होगी किसी की, अगर मिले तो इस पर चर्चा कर सकते हैं अपना अच्छी। बहुत साधुवाद आपको कि आपने ये भेजा मेरे पास। नरेंद्र कुमार जी गांधी मेघवंशी, गुरु जी मोर्शल जैसी कुरीतियों के साथ पाखंडवाद भी बंद होना चाहिए। अजी ये वैज्ञानिक चिंतन पैदा होगा तो होगा, बड़ा मुश्किल है। अभी तो गांव में अभी बरसात क्या है कि बरसात आती है उससे पहले थोड़ी हवा तेज चलती है तो लोग कह रहे हैं भूतों ने गड़बड़ कर दी, तो मोट के बाकड़े बनाते हैं और चारों दिशाओं में गांव की आग सीमा के बाद बाकड़े फेंक कर आते हैं कि भूतों को बाकड़े दे दिए, अब भूत नाटक नहीं करेंगे। भूत क्या है, बरसात जब गांव में प्रवेश करती है तो भूत उसको भगा ले जाते हैं इधर उधर। इन भूतों को भाग
तो गांव वाले लोग कहते हैं भूत बागड़ा मांगे, मैं वे लोगों नहीं बागड़ा गुआड़ो बने, भूत मांगे बागड़ा। तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं क्या बात है, आखिर ये भूत कौन है, क्या बागड़ा, बरसात किस वजह से नहीं हो रही है। और ये पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से चंदा करते हैं, बाकड़े बनाते हैं, तेल डालते हैं, फिर भूतों को खिलाने जाते हैं। तो ये आने वाली पीढ़ी क्या सोचती होगी, ये भूत क्या है, कहाँ बाकड़े खिलाते हैं, भूत हवा के झोंके से बरसात को इधर उधर ले जाते हैं। अब बाकड़े खिला देंगे तो फिर बरसात को मना नहीं करेंगे। और तो ये भाई हम सफ़ेद हो गए, उम्र निकल गई, बाकड़े बहुत ज़्यादा लोगों ने खिलाते देखे हमने, पर बरसात कभी बाकड़ों से नहीं हुई है। पर करें क्या, 1000 बार धोखा हो गया, फिर भी ऐसे ही करते रहेंगे बेवकूफ़ियाँ। सुरेंद्र जी मूंड जाट कह रहे हैं हम तो आपके साथ हैं। जयपाल टाटा गुरु जी लगे रहो, आपकी ये मुहिम आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। भाई जयपाल टाटा ढींगसरा में एक आदमी तो हुआ जो मृत्युबोध नहीं खा रहा है, और भी हो जाएंगे फिर इसका मतलब। अब जयपाल टाटा कौन से परिवार का है पूछ रहे हो भाई। नाथुराम जी मेरिया, जयपाल टाटा ने किसी परिवार की बात कही है क्या, कहीं ध्यान नहीं है, अभी आ जाएगा। नाथुराम जी मैया को रिप्लाई किया है जयपाल टाटा ने। महेंद्र कुमार जानी बात थी। हाँ रोशन लाल जी जाट, मृत्युबोध खाने वालों की फौज बहुत बड़ी है, शिकायत करने वालों की जात से बाहर कर देंगे। हाँ जात से बाहर वो, तभी तो इसको डिक्लेयर नहीं करना है अपन को, आस पड़ोस का। और जहाँ तक बाहर करने तक की, बाहर करने या उसको सीधा मरने मारने की जो बातें हो रही है वहाँ तक के नहीं। जब लोगों ने हिम्मत उठा ली तो उन्हें समाचार करो, या बहुत दूर के आदमी को, आप अदर डिस्ट्रिक्ट के किसी आदमी को, ऐसे आदमी को समाचार कर दो, वो आपके यहाँ की कर देगा, आप उनके वहाँ की कर दो। ऐसा कुछ अदला बदला करना पड़ेगा। और आजकल इतना सोशल मीडिया है, और ये कह रहे हैं ना दाल बाटी चूर में, ये जहाँ कहीं भी बनते हैं 12 दिन, अगर 15वें दिन भी बनाते हैं या 7वें दिन 8वें दिन, तो जिनको पता चले वो जाए और उसके वीडियोग्राफी कर ले, पता चल जाएगा बनाने वालों को भी। हाँ जाट देवेंद्र जी लोग गुप्त रख रहे हैं वो, उनको कोई भी पूछो वो कह रहे हैं मैं किसी भी कंडीशन में नया नाम बताऊंगा उनका। प्रेमाराम जी ने अपनी पोस्ट डाली है, नाम नहीं बताया जाएगा किसी भी कंडीशन में। शीशाम जी अगर भरोसा हो तो कर सकते हो। शीशाम जी मील मानसा, किसी की मौत पर मुंह मीठा करके जश्न मनाने वाली इस आदमखोर कुप्रथा को जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि समाज का विकास हो सके और आपसी भाईचारा मजबूत हो सके। बहुत अच्छी बात है देवेंद्र जी। सेवा कानून बनाना और उसे अमली जामा पहचाना अलग अलग बात है, वेरी गुड, सही बात है। कानूनन रोक तो पहले से ही है, किंतु गंगा प्रसादी के नाम से चलने लगा। हकीकत यह है कि जनता इसे कितना अंगीकार और आत्म, गंगा जनता ने स्वीकार कर लिया कि भाई बंद हो जाना चाहिए। ये तो सिर्फ इतना ही कह रहे थोड़ा सा बना दो ताकि ये खुद खा ले। अब हर आदमी कह रहा है थोड़ा सा बना लो, तो बंद होगा कैसे? ये तो अपने पेट की बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन को खिला दो बाकी बंद कर दो आप। बाकी जनता कहती है बंद होना ही चाहिए, सभी लोग कह रहे हैं ये तो गलत बात है, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा रखो, वो सोचते हैं कि थोड़ा सा मेरा तो मिल जाएगा, बाकी वाला भरो, बंद कर दो बाकी वाला। ये तो बेवकूफ़ियाँ है। बाकी बंद करने से तो राजी है, और अपने घर से कोई खिलाना चाहता नहीं, ये भी तय है। कह रहे हैं ना लोग जोश शोर से कुराते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि वैसे भी छोड़ने वाला तो कोई है नहीं हमको, फिर कम क्यों करें। जो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा ज़्यादा ही कर देते, फिर छोड़ो, कम तो हर कोई करता है, परंतु बंद होगा ना तब वो नहीं करेंगे। जिनके पास इतने रुपये होंगे, अरबों रुपये, पर वो किसी घर पे वैसे तो रोटी नहीं अनाज नहीं डाल के आते भाई ये लो तुम्हारे कोई कमी हो तो खा लेना पी लेना, नहीं डाल रहे ना। जब इतना ही खिलाने का शौक है तो किसी ऐसे व्यक्ति को भोजन कराया जा सकता है, वो वास्तव में भूखा है। कोई और सुविधा, किसी को दवा दिलाई जा सकती है, और कई काम है, किसी को बच्चे को तक पढ़ाया जा सकता है, हज़ारों ऐसे काम है किए जा सकते हैं जब आपको आर्थिक स्थिति का पैमाना पता है उसका।
आत्म स्वीकार करती है, अंगीकार करती है जनता। जनता रसीद कटाओ या दंड का विधान करो, सब बकवास। मारवाड़ी में कहावत है, शीरो खेई हाँ कुर्सी फेर रही, काचो पीचो कोस आवे। शीरो खेई हाँ क्यों शीरो खेई गए कहावत है जन वो क्यों हाँ कुर्सी फेर रही, काचो पीचो को खावे कुर्सी वो हलवे की डालने के। अब हम पढ़े लिखे लोगों का दायित्व बढ़ जाता है कि समाज में परिवार में समझाइश करें। हाँ ये शिकायत के खिलाफ है देवेंद्र जी की समझाइश करो, कर लो समझाइश। अगर कोई कभी किसी ने रोका हो समझाइश आज तक, अब जब कोई उदाहरण ही नहीं बन रहा है, कोई कभी रोक नहीं पाया। हाँ पुलिस प्रशासन से कई बार रुक भी जाता है और नहीं तो आधा हो जाता है, उसमें 25% कम, 30% कम, 50% कम, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है, भाग दौड़ हो जाती है। जैसे फजीती होगी इनकी गिरजड़ों की, और ये फाइनल गिरजड़े डिक्लेयर हो जाएंगे तब कुछ हो सकता है। और तब इनको पता है अरे खावे पीवे मानवी अरे जी बढ़िया स्वाद की कराए, ये बात अगर इनके दिल में बैठ जाएगी तब ये कुछ होगा। धाकड़ दुर्गा शंकर जी ये कह रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य, ठीक है। भाई जयपाल गुरु जी ऐसे कामों में मेहनत तो बहुत लगेगी लेकिन आमूल चूल परिवर्तन होगा। अब देखो आपको गुंजाइश लग रही, क्यों हमने तो मेहनत भी बहुत की, कितनी की कहा नहीं जा सकता। उन दिनों में खर्चा भी खूब किया, किराया बड़ा अलग लगता था, और मैं रिचार्ज करवाता था। मेरी 2-2 महीने की तनख्वाह तो मेरे फ़ोन चार्ज में चली जाती थी, ये हालत थी। 3700 रुपये की रिचार्ज करवाता था, वो 1 साल के लिए उसमें टाइम मिल जाता था। 1 साल तक इनकमिंग फ्री होती थी 3700 का रिचार्ज करने के बाद, क्योंकि नहीं तो इनकमिंग के भी पैसे लगने लग जाते थे उन दिनों, ये हालत थी। और 3700 में 3500 का टॉक टाइम मिल जाता था, ऐसे ऑफर आते थे बड़ा क्योंकि छोटे रिचार्ज तो 300-400 रुपये में 1 महीने का सिर्फ होता था, और उसमें टॉक टाइम बहुत थोड़ी सी थी। 1 महीने का सिर्फ इनकमिंग होता था, तो बहुत महंगा पड़ता था, इसलिए इतने बड़े बड़े रिचार्ज मुझे करवाने पड़ते थे उन दिनों। पूरी कविता भेज दी भाई TR अनु साहब ने, पूरी कविता आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है, उस पर चर्चा कीजिएगा। इनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है इसका मतलब, ठीक है। धन्यवाद। पत्रिका से बुरा राम रो, साथ ही साथ हमें भी ये संकल्प लेना है कि जिस परिवार में मौत हुई है, दिन पूरे होने तक हम उस घर में भोजन नहीं करेंगे। जैसा मैंने 2 साल से संकल्प, बहुत अच्छी बात है बुरा राम जी, 2 साल से इनका संकल्प है कि वो 12 दिन तक उसके घर में भोजन नहीं करते हैं। जब हम किसी के दूसरे के घर मृत्यु का भोजन नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर भी कोई दबाव नहीं बना सकेगा, ये भी बड़ी बात। और दबाव तो बढ़ जाएगा कि आपकी बहन खाती है, आपकी माँ खाती है, आपकी बाप खाता है, आपका दूसरे भाई की पत्नी खाती है, जहाँ भी पैरावणी में जाती है। हमारे यहाँ आई थी आपके भाई की पत्नी, उसने खाया था, इसलिए आपके बाप का आपको करना पड़ेगा। दबाव बढ़ाने का कुछ नहीं, ये बनाते रहेंगे। ये इस दबाव को मिटाने के लिए प्रशासन को सूचित करना पड़ेगा हमारे, यही बचाव। भाई बागड़िया जी पर दबाव बन रहा था, वो कहते हैं मेरी माँ भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता, फिर भी उन पर बहुत प्रेशर हो रहा था। जयपाल था गुरु जी ऐसे कामों में मेहनत तो बहुत लगेगी लेकिन आमूल चूल, हाँ वो आ गया पहले ही कमेंट। हटीला ने जी ने मांग ली उनसे कविता। 2020 का परिवर्तन वर्ष है, सब कुछ इस वर्ष में संभव हो पाएगा। और वाह भाई जयपाल टाटा के तो हौसले बहुत बुलंद है। शायद मुझसे कभी थोड़ी बहुत बात भी हुई होगी इस आदमी की, मैं वहाँ पर काफ़ी समय रहा था, नौकरी की थी। गुरुजी आप जैसे जागरूक लोगों की मेहनत काफ़ी रंग लाई है, बहुत बढ़िया बात है। वीरा राजस्थानी जी आपका इलाका थोड़ा हमारे से अलग है, चलो मकराना एरिया में अगर इतनी हुई है मेहनत, रंग लाई है तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ पर रंग लाने में थोड़ा, क्योंकि यहाँ रंग बहुत बदरंग हो चुका है पहले से, तो बहुत सारे लोग हामी भरने लगे हैं और गिद्ध बहुत गलत है, ये बंद होना चाहिए। बहुत जल्दी वो समय आएगा जब ये कुरीति पूर्णतया मिट जाएगी।
बहुत अच्छी बात है। ये बात आड़ा जब लगातार सोशल मीडिया में ये मुहिम जारी रहेगी, लोगों को मृत्यु भोज में जाने में अपने आप अरे शर्म नहीं आएगी शर्म आरम तो आनी नहीं है, ये तो हमने देख रखी है शर्म वाली तो काफ़ी बातें। हाँ, जब मेरे जैसा व्यक्ति कहीं बैठा रहता है ना, मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो मैं कभी कभार बैठक में जाता था। मदर के समय तो मैं गया नहीं, बैठक में ही नहीं बैठा मैं, मदर एक्सपायर थी फिर भी मैं वहाँ नहीं बैठा जो शोक सभा करते थे 12 दिन की, गया नहीं मैं। फादर के समय मैं थोड़ा जाता था तो मैं देख रहा था कि किसी को अगर रोटी का मेरे सामने वो भी नहीं कह पाते थे जिनको कहना होता था कि भाई रोटी खा के जाऊँ, दोपहरी करूँ, और खाने वाला भी मुझे देखता तो कैसे चाय भी पीनी दिक्कत आती थी उसको, तो हालांकि मैं नहीं पीता हूँ चाय, पर मुझे देखता तो यूँ उसको लगता है कि अरे ये तो हमको गिद्ध समझता है, हमको ऐसे मंगते समझता है, ये ऐसी बातें करता है यार लंबे समय से। तो शर्म तो आती है, ऐसे बहुत कम लोगों को शर्म आती है जी। चलो मित्रों, बहुत सारे कमेंट शायद आ गए हैं, मेरी दृष्टि में बाकी नहीं बचे हैं, जो बाकी बचे हैं वो अगले कभी देंगे। अगर कोई उनमें से ज़रूरी बात चर्चा करने योग्य है तो मैं वापस देखूंगा उनको। ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने इसे सुना, इसके लिए आभार। ये आपका सहयोग है इस दिशा में जो आप कर रहे हो, और आप में से बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, और बाकी वाले लोग भी रुके नहीं शेयर। ये नहीं कि बहुत सारे कर रहे हैं इसलिए हमारी जिम्मेवारी कम हो गई। जब हम चाहते हैं कि ये बात फैलनी चाहिए तो शेयर करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।